हमारे अपने समय के एक विद्वान हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी बात कहते रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन सी चोट पर कौन सा पत्थर दरक जाए, कौन सी चोट पर कौन सी हवा उसमें अपने हिस्से की थोड़ी नमी, थोड़ा सा पानी, सूरज थोड़ी सी ऊष्मा और वातावरण थोड़ी सी नमी छोड़ जाए और एक दिन उसी में से एक अखुआ सा फूटे और सब कुछ हरा भरा हो जाए। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ही समय के एक दूसरे विद्वान ने अपनी एक किताब लिखी। उन्होंने उसे मेरे साथ साझा भी किया, मुझ पर भरोसा दिखाया कि मैं उनकी किताब पर उनसे बात कर सकूं, उनके जहन के एक छोटे से हिस्से में अपनी सैर कर सकूं। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं हमारी किताबों की एक और यात्रा पर। और हमारे साथ आज हैं विक्रमादित्य सिंह। आज हम बात करेंगे उनकी हालिया पब्लिश हुई एक किताब पर जिसका नाम है प्रोजेक्ट जुलू। विक्रमादित्य सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। विक्रम जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने पाठकों को अपना और अपनी किताब का छोटा सा एक परिचय दें। नमस्कार सौरभ जी और आपके दर्शकों, आपके पॉडकास्ट और आपके इतने बढ़िया ज्ञानवर्धक चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी नॉवल उपन्यास को पढ़ा और उसके बारे में आप रिव्यू देना चाहते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि मैं भी एक नया लेखक हूँ और आपने जैसे सवाल पूछा कि आप अपने इस उपन्यास का परिचय दें, तो उपन्यास का नाम है प्रोजेक्ट जुलू द टाइम हैज़ कम। इंग्लिश में लिखा गया है और प्रोजेक्ट जुलू जो है वो वास्तव में एक ऐसा परिदृश्य दिखाता है, ऐसी स्थिति है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के विषय में जो हम सब जानते हैं उसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान की एक खुफिया तंत्र का एक बहुत ही खतरनाक एक व्यक्ति है जो उनके खुफिया विंग का सबसे खतरनाक दल का नेतृत्व कर रहा है। उसे आप कह सकते हैं कि वो पहले ही चैप्टर में या उसका पहला मिशन जो है वो है पूरी नई दिल्ली को, यानी भारत के केंद्र को, वो एक न्यूक्लियर विस्फोट में उड़ा देता है, राजनीतिक तंत्र को उड़ा देता है। और उस उड़ाने से उसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए जो पाकिस्तान का एक एजेंडा रहा है और विदेशी ताकतों का भी कुल मिला के कि भारत को किसी प्रकार से हम ऐसा आघात दें, वो उसको शुरुआत कर देता है उस चीज़ की। तो बहुत ही एक डार्क या फिर एकदम खतरनाक स्थिति से ये उपन्यास शुरू होता है और यहाँ से आगे हम ये देखते हैं कि भारत फिर कैसे प्रतिक्रिया देता है इतने बड़े सदमे से उभरने के बाद। तो भारत जो है उसके बाद पाकिस्तान से भी निपटता है, चीन से भी निपटता है, बहुत बड़े युद्ध की स्थिति हो जाती है, न्यूक्लियर वॉर तक की बात छिड़ जाती है। सीधी सी बात है, अगर दिल्ली को आप न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट में उड़ा देंगे या जो उड़ा देगा तो उसके बाद भारत कैसे इसमें प्रतिक्रिया देगा। लेकिन इसी में बहुत सारी पड़ते हैं। असल में ये लड़ाई जो है ये दो खुफिया विभागों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ पाकिस्तान का ये सबसे खतरनाक एजेंट कह लीजिए, इसका नाम गाजी शेरा है, कोड नेम, जो इसको अंजाम देता है और कैसे देता है और उसके आगे का खेल क्या है। और इसके विरुद्ध जो खड़ा हुआ है वो है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। और खड़े हुए हैं भारत के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जो बचते हैं, या आप समझ लीजिए जिनको चयन किया जाता है कि भारत का नेतृत्व करें। और यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। और ये प्रोजेक्ट जुलू असल में रॉ का ही ऑपरेशन का नाम है। जुलू शब्द से आप सोच रहे होंगे जुलू शब्द अजीबोगरीब शब्द क्यों चुना है आपने, तो कोई अजीबोगरीब नहीं है। असल में फोनेटिक्स मतलब ABCD से लेके Z तक हर अक्षर के लिए हमने फोनेटिक, फौजी अक्षरों में कहते हैं, या आप कह सकते हैं कोड नेम, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो इसमें जो Z होता है यानी अंतिम फोनेटिक लेटर Z है, उसके लिए जो फोनेटिक शब्द है वो जुलू है। तो ये जुलू शब्द वहाँ से लिया गया है। और प्रोजेक्ट जुलू का मतलब यह है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की खुफिया विभाग के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस के आधार पे कि अगर भारत ऐसी स्थिति में फंसता है ना चाहते हुए भी तो हमारा क्या प्रतिक्रिया रहेगी, हम किस तरह रिएक्ट करेंगे, किस तरह हमारी जो सरकार है अपने आप को संभालेगी भी, युद्ध भी लड़ेगी, और इस प्रधान समय में कूटनीति, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संभालते हुए हम कैसे विजेता बन के उभरे, वो इस उपन्यास का प्रधान वो है। तो पाठकगण अगर इसे पढ़ेंगे तो इनको वैसे तो बड़ी ही
विवादास्पद आरंभ लगता है, बड़ा ही अंधकार में डिप्रेसिंग सा माहौल है, लेकिन आप ये देखेंगे किस तरह से वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली भारत इमर्ज करता है और किस तरह से हमारी खुफिया विभाग कितनी दक्ष है। एंड रिसर्च एनालिसिस विंग के जो ये मेन जो इसको हेड कर रहे हैं वो भी अपना नाम अंत तक नहीं बताते हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम पाकिस्तान को, चीन को, दोनों से निपटते हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसे समय में भारत सीधे युद्ध में जाता है, तो सीधे युद्ध में जाने के साथ साथ जो जिस एजेंट की बात मैं कर रहा हूँ पाकिस्तानी की, इतना मैं बता देता हूँ कि ये उसका विस्फोट करने का जो उद्देश्य था दिल्ली का, वो ऐसा नहीं था कि मैंने कर दिया और समाप्त हो गया। उसका एक बड़ा उद्देश्य है और बड़ी प्लानिंग है, उसका एक छोटा सा भाग है। और ये प्लानिंग पकड़ता है डेप्यूटी नाम का जो एजेंट है, जो रॉ को शीर्षस्थ रूप से, जिसको चाणक्य नाम भी दिया गया इसमें कोड नेम, वो प्रधानमंत्री जिसका कोड नेम रॉ की भाषा में अशोक है, प्रधान अशोक, जिसको मैंने चुना है। हर प्रधानमंत्री को अशोक की उपाधि मेरे हिसाब से जो है कोड नेम में दिया है, और प्रधान अशोक मतलब जो मेन अशोक है। तो इस तरह से इन दोनों की बुद्धियां किस तरह टकराती हैं और कैसे हमारा देश इससे बाहर निकलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पे उपन्यास आधारित है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि दोनों भारत पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे पर लॉन्च हो चुकी हैं, उसके बीच भी हम ग्लोबल कैटास्ट्रोफी यानी कि वैश्विक महामारी, यानी कि सारे न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 से भी बचा लेते हैं। तो इतना सब मैं बता रहा हूँ, तो ये उपन्यास उस पर आधारित है। और ये छोटा सा परिचय है, इससे ज़्यादा तो पूरी कहानी बतानी हो जाएगी। तो ये है कुछ इस प्रकार से, और इसको पढ़िए, इसको देखिए। मेरा प्रथम उपन्यास है एस्पियोनाज, यानी कि खुफिया विभाग और खुफिया तंत्र में ऐसी भयावह घटनाएं हो जाती हैं तो कैसे निदान होता है, और प्रैक्टिकली फिल्म के ड्रामे से कम और वास्तविकता में कैसे निपटा जाता है, उस पर उपन्यास है। बहुत तेज़ी से चलता हुआ और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आपने तो पढ़ा ही है और आप इस पर पढ़ने के बाद ही चर्चा करने आते हैं, तो मैं चाहूँगा आपके दर्शक भी पढ़ें। धन्यवाद। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि इस उपन्यास के बारे में बताएं, तो ये इस पे आधारित है, ये इसका प्रमुख प्रधान विषय। अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में, और जल्दी जैसे हम लोग हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे दर्शक चाहेंगे इसका हिंदी अनुवाद भी मैं प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल तो ये इंग्लिश में है, अमेज़न पे है अवेलेबल, किंडल पे ई बुक की तरह, और दूसरा ये अवेलेबल है एप्पल बुक्स पे। जो भारत में जो लोग किंडल इस्तेमाल नहीं कर पाते, फॉरेन में एनआरआई लोग हैं, वो इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। विक्रम जी, ज़्यादातर जो फ़िक्शन नोवेल होते हैं वो एक सुखद अंत के साथ ख़त्म होती हैं। ऐसा इसलिए भी कि जो ज़्यादातर पाठक हैं वो उनके बीच एक तरह की मूक सहमति है इस बात को लेकर कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आपकी किताब एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ ख़त्म होती है। भारत लास्ट में जीतता है लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकाता है। आपको लगता है कि ये पाठक के भीतर किसी तरह की नीरसता का भाव ला सकती हैं? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहूँगा मैं कि फ़िक्शन नॉवल में सुखद अंत होता है। सीधी सी बात है, सुखद अंत ही है, लेकिन प्रैक्टिकल। मैं देखिए, उपन्यास लिखने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं बॉलीवुड की मूवी बनाऊँ या उसकी स्क्रिप्ट में से उठाऊँ, नहीं। खुफिया विभाग कैसे काम करते हैं, और ऐसी जंग की परिस्थितियाँ, दो विश्व युद्ध हुए हैं, उसमें भी खुफिया विभागों का बहुत बड़ा रोल है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि खुफिया विभाग शांति से और अपने तंत्र का प्रयोग करके किस तरह, किस महारत तरीके से चीज़ों को अपने पक्ष में लाता है। और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप देखेंगे चीज़ें होती हुई, अजीबोगरीब चीज़ भी लगेंगी और हैरत अंगेज़ इसमें घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो हाँ, दुखद शुरुआत है, लेकिन दुखद मैं चाहता था करना। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत जैसे चाहे आपने पढ़ा, कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया भाई पाकिस्तान ऐसे हिम्मत कैसे कर सकता है। तो हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। आप ये समझिए कि पाकिस्तान को दिल्ली उड़ाने का उद्देश्य ये नहीं था कि दिल्ली से भारत ख़त्म हो गया। दिल्ली एक तरह से केंद्र है, हमारा हृदय है या हार्ट सेंटर है, वहाँ सारी राजनीतिक गतिविधियाँ, पार्टियाँ। दिल्ली उड़ाना इज़ बेसिकली भारत को धराशायी कर देना या उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मोरल को तोड़ना। वो काम उसने किया। और दूसरी बात यह है कि अंत में भी हम देखते हैं जो भी होता है उपन्यास में, शुरुआत बहुत ही डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग क्या, बल्कि पहले चैप्टर में तो आप ये देखेंगे कि जो दिल्ली की मेट्रो रेल सर्विस है, सबसे पहले तो वो तबाह होती है। लोग बिल्कुल भुजल भुन के राख हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो कराया जाता है।
अब ये इसके दिमाग की महारत है, वो आप देखेंगे वो कैसे महारत से वो करता है और फिर न्यूक्लियर बम का भी विस्फोट करवाता है उसी पूरी प्रक्रिया में। तो वो ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि ये वाकई सच्चाई है, क्योंकि अभी आप कोई भी विश्व युद्ध किसी भी देखें, गाजा में इतनी महामारी चल रही है, जेनोसाइड चल रहा है, जिसके बारे में जितना आप जानेंगे तो आपको खुद शर्म आएगी। इंसानियत ये, हम इंसान किस चीज़ को करने में कैपेबल हैं। तो वो उससे भी एक कदम आगे की चीज़ है कि जब वास्तविक युद्ध शुरू होते हैं या इस तरह की घटनाएं होती है, तो ये वास्तविकता है, मार काट इत्यादि है, जिसने खूंखार तरीके से तय कर लिया है कि मैंने तबाही मचानी है। तो दिल्ली जैसे शहर में तो करोड़ों लोग मरेंगे, और करोड़ों एक साथ ऐसे ही मरते हैं, और उससे पहले थोड़ा ऐसी स्थिति। हाँ, तो डिप्रेसिंग माहौल है, और डिप्रेसिंग ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं है कि भाई आप मेरी किताब पढ़ना बंद कर देंगे या मैं क्यों पढ़ूँ। नहीं, वास्तविकता और डिप्रेसिंग ही होती है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ गड़बड़ होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन उससे फिर हमारे दिमाग में ये भी होता है कि भैया अब क्या। तो अगले चैप्टर से ही आप ये देखेंगे कि भारत एकदम टूटा नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसी स्थिति में है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार है। यही इसकी विशेषता है कि हमारे पास हर चीज़ का कंटिजेंसी प्लान पहले से ही तैयार है, हमारे पास हर प्लानिंग है। और इसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो खुफिया विभाग है, जो राजनीतिक तंत्र है, कुछ भी हो जाए, भारत भूमि इतनी सबल है, इतनी सक्षम है कि उसके जो रक्षक हैं और उसको चाहने वाले हैं, जो शांति से अपना काम कर रहे हैं, वो निपट लेते हैं। वो निपटना वहीं से शुरू हो जाता है, बल्कि आप ये देखेंगे कि भारत के पक्ष में पूरी दुनिया आ जाती है, और हम कूटनीति के स्तर पे और डिप्लोमेसी का यूज़ करके भी आ जाते हैं। पाकिस्तान और चीन दर दर की ठोकरें खाते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वो फंस चुके हैं। ऐसे बड़े विस्फोट किसी भी देश में होगा तो सीधी उंगलियां उठाई जाएंगी और फंसते ही चले जाते हैं, अपने आप को बचाते हुए फिरते हैं। तो बहुत बड़ी कीमत तो जंग में होती है। अब आप न्यूक्लियर विस्फोट से ही, न्यूक्लियर बॉम्ब की अराजकता क्या हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो मेन मैंने यूज़ किया है कि सूटकेस न्यूक्लियर बॉम्ब, छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको ले जाना, इंस्टॉल करना और 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह कर देना, इनसे किस किस शहरों पे क्या तबाही लाई जा सकती है, प्रैक्टिकल चीज़ है, हो सकता है। वहाँ से नीरसता आती है अवश्य, लेकिन पूर्ण नीरसता नहीं आती। वहाँ से एक उम्मीद की किरण भी है जो एकदम से आपको आती हुई दिखेगी, और इस उम्मीद की किरण में, हाँ, अंत में आते आते आपको ये भी लगेगा कि भारत कोई सुपर पावर की तरह या बिल्कुल सारी दुनिया को धता बना के एकदम दोनों देशों को रौंद देता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अंत में आप एक प्रैक्टिकल अंत ही देखेंगे इसका, और अंत में ये देखेंगे कि भारत अपने मूल ऑब्जेक्टिव्स, कि भैया हमें अपने देश को बचाना है, दिल्ली तबाह हो गई और तबाह ना हो शहर, क्योंकि वही मेन चीज़ है जिसको वो ध्यान में रख रहे हैं, और युद्ध भी लड़ना है, और युद्ध के साथ साथ संसार की कूटनीति से भी अपने आप को न सिर्फ बचाना है बल्कि आगे ले जाना है। तो ये चीज़ है, और मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ, कि आपको अजीबोगरीब चीज़ें बहुत जल्दी से होती हुई दिखेंगी, लेकिन कुल मिला के आपको इतना गर्व भी होगा कि ऐसे भी तरीके से खुफिया एजेंसियां काम कर सकती हैं। बहुत सारे तरीके हैं, रिवर्स साइकोलॉजी है, रिवर्स डिप्लोमेसी है, अपनी चीज़ों को खुददारी से कैसे रखना है और कैसे कैसे तरीक़ों से इस्तेमाल करके दुश्मन की और हालत ख़राब करनी है, यानी जब तक उसे पता चले वो उभर पाए और ज़्यादा मुसीबत में वो फंस जाए। हाँ, नीरसता का भाव ला सकती है, लेकिन नीरसता रहेगी नहीं, अंत में उम्मीद की किरण दिखेगी और लोगों को प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें पता चलेंगी, जैसे आपको भी पता चली। आप खुद इतने सवाल जो हैं आपके मन में वो आ रहे हैं इसी वजह से, पढ़ने के बाद। तो मैं चाहूँगा और भी लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में भी बहुत सवाल आएंगे, और मैं चाहूँगा मेरे पाठकगण मुझे बताएं। विक्रम जी, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके दिखाया है। मसलन मुझे आधी किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अब शायद इसमें चीन की कूटनीति का एक जिक्र आएगा। हम जानते कि चीन जो कूटनीति में रोल प्ले करता है वो पैसिव रोल नहीं होता, या फिर कुछ क्षेत्रीय संगठन होते हैं जैसे कि I2U2 हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, क्वाड या G7। ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहीं ना कहीं पेचीदा बना देते हैं। मेरा ये अंदाज़ा है कि शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पाठक अगर इन पेचीदगियों में फंस कर रह जाएगा तो वो प्लॉट से शायद भटक सकता है। जाहिर है कि इसके पीछे का असली कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये भी आपने सही कहा कि वैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बिम्स्टेक, सार्क, क्वाड, G7, भारत हर जगह बहुत छाया हुआ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऑपरेशन सिंदूर के समय
किस किस तरह से क्या रंग दिखा रही है। बल्कि अभी हाल ही में ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल भारत को साइड में कर दिया और कूटनीति के मामले में कहीं ना कहीं हम अमेरिका के आमने सामने टक्कर में खड़े हो गए। अब जो भी होगा वो तो अलग चीज़ है। कूटनीति में तो मैं मानता हूँ इमोशंस होते ही नहीं, पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। किसी भी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति से पूछिएगा, देर इज़ नो प्लेस फॉर इमोशंस, देर इज़ ओनली प्लेस फॉर डिप्लोमेसी। आप मेरे को क्या दे सकते हैं एज अ कंट्री और मैं आपको क्या दे सकता हूँ इन रिटर्न एज अ कंट्री, टिट फॉर टैट। और रेसिप्रोकेटिंग एक वो फिलॉसफी है, वही चलती है। तो कूटनीति में कोई परमानेंट दोस्त परमानेंट शत्रु होता नहीं है। दूसरी बात, सिंप्लीफाइड करके इसलिए दिखाया है क्योंकि देखिए भारतवर्ष के लिए युद्ध चल रहा है, उसका एक शहर तबाह हो गया है। ऐसे में हमारा सीधा सा रिस्पॉन्स क्या होगा कि भाई अब डायरेक्ट मोड में है, हमारे ऊपर हमला हुआ है और इस उपन्यास में हम ही उससे निपट रहे हैं। सीधी सी बात है, बहुत सारे देश हमारे पक्ष में आएंगे और ये भी सोचेंगे, पहली सोच क्या होगी कि भारत के पास जो 200 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है वो पाकिस्तान को ग्रेवयार्ड बना ना दे एकदम से। पहली सोच ये है कि भारत ने शुरू कर दे। वो नहीं करता, वो नहीं करता और करता भी नहीं है। बिल्कुल अंत में जाके कुछ परिस्थितियां बनती हैं, वो हम इंतजार करते हैं। लेकिन अमेरिका या जो भी प्रमुख शक्तियां जब हमसे बातचीत करती हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, यानी जो आपके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और इंटेलिजेंस चैनल्स हैं, वहाँ भी भारत अपना पक्ष बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है। क्योंकि आपका शहर उड़ गया दिल्ली, आपकी कैपिटल उड़ गई लिटरली, आप किसी से भी युद्ध कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में ऐसा कोई काम करेगा तो दो देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं जिन पे पूरा ब्लेम आएगा। चाइना इन्वॉल्व होते हुए ना भी दिखे, लेकिन अच्छी तरह पता है आपको कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में 80 से 90% हथियार और हार्डवेयर चाइना का था, जिसके बल पे ड्रोन और हमले ये वो एटसेट्रा जितना था, एआई टेक्नोलॉजी जो भी हम जानते हैं वो सब चीन द्वारा था। तो एक प्रॉक्सी वॉर चीन के साथ ही था हमारा हार्डवेयर के संबंध में। तो सामने ना भी है तो उसकी भूमिका है। पाकिस्तान की भूमिका वैसे ही रहती है। पाकिस्तान कितना बदनाम है हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अलग अलग देशों में कूटनीतिक स्तर पे उपयोगिता है। उसमें बहुत सारे लेवल है जिसमें मैं नहीं गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ये मानना है कि जब जंग होती है तो जंग के समय कोई भी देश अपने जंग को देखता है। किसी भी देश को देख लीजिए, यूक्रेन जंग लड़ रहा है रशिया से, या इसराइल गाजा में जो भी कर रहा है, तो उस समय वो ये सिर्फ एक चीज़ देख रहा है कि मेरे देश में कुछ हुआ है तो मैं अपने तरह से निपटूंगा। और सही बात भी है। आपके 2 से 3 करोड़ लोग दिल्ली के मारे गए, दिल्ली राख हो गई है। राख हो गई मतलब दिल्ली और एनसीआर का इलाका अब हमेशा के लिए गया। न्यूक्लियर बॉम्ब का अभी मशरूम क्लाउड वहाँ छाया हुआ है। ऐसे में भारत के पास जितनी भी डिप्लोमेसी करी जाएगी वो इसी के लिए कि रुक जाओ ठहर जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और भारत जानता है कि तुम साथ हो, लेकिन कितने साथ हो वो देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने एक्शन मोड में आ जाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करते हैं कि हम रुके हुए हैं, हम कंट्रोल रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन युद्ध तो जारी रहेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब या ऐसी कोई चीज़ आई तो उसके लिए हम फ्री टू वॉक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में जैसे आपने कहा कि चीन का बिल्कुल पैसिव रोल है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन को खतरा है इस नॉवल में, क्योंकि हमला किया है पाकिस्तान के उस आदमी ने, और सबको पता है पाकिस्तान ही कर सकता है ऐसा कुछ, डायरेक्टली कुछ करेगा तो किसी भी तरीके से। तो पहला ब्लेम वहाँ जाएगा, लेकिन चीन की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। चीन की इन्वॉल्वमेंट हमने एक दूसरे तरीके से दिखाया कि चीन को पता है, चाइना को, कि इस समय अगर वो फंसता है, ऐसा कुछ होता है, तो सारी दुनिया की ताकतें मजबूरी में भी, और खासकर अमेरिका उसका ऐसा शत्रु है। इकोनॉमिक सुपर पावर होते हैं, हम सब जानते हैं ताइवान इशू और जो इकोनॉमिक सुपर पावर की लड़ाई है। अमेरिका चाहे तो उसे तो मौका चाहिए कि किसी तरह हम युद्ध छिड़े और आमने सामने ना भी आए तो आड़े तिरछे तरीके से आए, जिसमें वो भारत को इन्वॉल्व करना है। ऐसे समय में तो सारी शक्तियां चाहेंगी कि इस समय चीन को हम जितना डोमिनेट कर सके करें। तो चीन एक बिल्कुल बैकफुट पे आके सारी बैटिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, मेरी भाषा में। तो बैकफुट में रह के वो उसका इतना मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई उनसे है, सीधी सी बात है। चाइनीज़ भी इन्वॉल्व है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका हेल्प वगैरह पूरा इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन चाइना पे हम भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते, हमारा फोकस वहाँ है। हालांकि चीन कुछ भी करता है उसके साथ ये होते हुए दिखाया गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक तरफ से, यानी कि साउथ चाइना सी और जो उसका मेन ईस्टर्न सी बोर्ड है वहाँ पे उसे ब्लॉकेड करके चीन को निपटा रहा होता है, और वो हम करते हैं। हम असल में दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से, जो उपन्यास में मैंने दिखाया कि चीन को आप संभालिए जैसा आप संभाल सकते हैं, वरना आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जाएगी ही जाएगी। ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो युद्ध के माहौल में डिप्लोमेसी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम अब रिप्लाई करेंगे, हम अपने हिसाब से निपटेंगे, क्योंकि भाई आप हमारे
आप हम ना तो पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना हमारे परमानेंट जो पड़ोसी हैं आप तो हैं नहीं। अब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती अनकंट्रोल से। जो बेस्ट फिट फार्मूला है ये जो जिसे कहते हैं ना अमंग द वर्स्ट सिनेरियो विच इज़ द बैड सिनेरियो, ऐसे में ज़्यादा हाथ से ना निकले, इसलिए वैसा दिखाया गया, वैसा मैंने दिखाया उसे। और दूसरा ये है कि जो ये संगठन है इनकी वैसी विशेषता रही नहीं है। देखिए यूनाइटेड नेशंस की स्थिति हम जानते हैं युद्ध के समय में कितनी शांति की कोशिश करी। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत संगठन बने थे, लेकिन आज तो कोई बड़ा युद्ध या अमेरिकी कंट्रोल से वो भी बाहर नहीं रहे। तो विश्व शक्तियों के कंट्रोल में रहे। अभी भी यूनाइटेड नेशंस किस तरह प्यादे की तरह काम करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि युद्ध के समय में वैसे ही वो अकर्मण्यता तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका मेन होता है कि किसी तरह से चीज़ें हाथ से ना निकलें। और भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश के साथ ऐसा हो तो अच्छी तरह पता है कि दक्षिण एशिया का जो संतुलन है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाता है। तो हम इसे डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स को, और दुनिया हमें एक तरह से हमारे मूव्स को देख के इस उपन्यास में मैंने दिखाया कैसे हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही है और हमारी कूटनीति उस चीज़ को हमारे पक्ष में कैसे ला रही है। पाकिस्तान बैकफुट पे रह गई और उसको तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना है और युद्ध भी झेलना है। ऐसी स्थिति में उसको भी पता है कि हम हथियार जो हैं वो कर सकते हैं। तो पेचीदगियों में न जाते हुए मैंने ये दिखाया कि चीन के साथ कूटनीति में हम डायरेक्ट नहीं आते। उसमें संसार एक तरह से ये है कि चीन खुद ही ऐसी सिचुएशन में बैकफुट पे है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका है नहीं। जो मेन कंट्री है, जो देश है, वो पाकिस्तान है। बल्कि पाकिस्तान में भी आप ये देखेंगे कि जो गाजी शेर और इसका ग्रुप है ये बहुत सालों से प्लानिंग करके इसको कर रहा है, इतना बड़ा काम को अंजाम दिया, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ से भी निकल चुके हैं। यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI वगैरह वालों को भी मुंह दिखा चुका है वो आदमी, क्योंकि वो एक पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी पे चलते हुए कि वन साइडेड कि अब चाहे मेरा मुल्क बचे ना बचे, मैंने ऐसा काम कर दिया कि कम से कम हिंदुस्तान का मैंने खात्मा करना है, ऐसे सोच विचारधारा वाले व्यक्ति है। तो वहाँ पे तो मामला और बिगड़ जाता है। तो इसलिए इन सब संगठनों का युद्ध के समय में मानता हूँ कोई ज़्यादा वो है नहीं। जो प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसे संगठन युद्ध के समय में सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेलफेयर, लोगों की जानें कम जाएं या मेडिकल हेल्प हो या रसद सामग्री पहुंच जाए, जो उपन्यास में मैंने दिखाया जो ऑफर करते हैं। और हम उस ऑफर को ठुकराते भी नहीं, हम लेकिन कहते हैं कि हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, आपको देना है दीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप हमारा काम करना चाहते हैं तो हमारी वैसी मदद करें जैसा एक दोस्त या फिर एक संगठन होता है। क्योंकि भारत का रोल अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी कह लीजिए, एक शांति कारक और एक पीस एम्बेसडर और पीस मेकिंग में ही रहा है। हमने किसी के साथ किसी प्रकार के ऐसे नहीं कि हम किसी भी देश की रणनीतियों में और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसे हैं। तो इस तरह से हम इसे डील करते हैं। विक्रम जी, अपने अकादमिक समय के दौरान एक सवाल था जो मुझसे टकराया, और वो कुछ ऐसा टेढ़ा सवाल था कि मुझे हमेशा के लिए याद भी रह गया। दरअसल मेरे कुछ इम्तिहान के दौरान मुझसे एक चीज़ पूछी गई और वो मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका जो जवाब मैंने दिया वो सही जवाब था या कितना गलत जवाब था वो। जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी पकड़ इतिहास और राजनीति पर हो तो अक्सर मैं उससे ये सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि हम नुकसान तो लगभग सारे जानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अलग देश बनने से भारत को इसका कुछ एकाध फ़ायदा भी हुआ? जी, आपने ये सवाल प्रशासनिक सेवाओं के जब तैयारी करते हैं तो हाँ, इतने गहरे स्तर पे जब हम अध्ययन कर लेते हैं, वी स्टडी अ लॉट, तो ये क्वेश्चन आपने हाँ पूछा जाता है कि क्या भारत को पाकिस्तान बनने से फ़ायदा क्या हुआ। अलग होने के तो नुकसान सभी बता सकते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा क्या हुआ और उसके नुकसानात और फ़ायदे अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या हमने कुछ पाया है या खोया है इस चीज़ में। तो मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर पाकिस्तान को आप देखेंगे, जो वो बना था 2 नेशन थ्योरी के बेस पे, जिन्ना जो है उसने इसको प्रोपेल किया था, ऑब्वियसली फेल हो गई थी। बांग्लादेश अलग हो गया क्योंकि पंजाबी मुसलमान और बंगाली मुसलमान, काले गोरे रंग भेद, इस तरह की मैंटेलिटी में तो किसी तरह का कोई 2 नेशन थ्योरी काम नहीं कर सकती। और जो चैम्पियन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान बनने की कोशिश करता है वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही अग्री नहीं करती, जो मोस्टली आपके प्रॉस्पेरस या फिर ऑयल रिच इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान की ऐसी कोई इमेज नहीं है। पाकिस्तान, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का अलग होना भारत के लिए अच्छी ही चीज़ थी। क्यों? आप पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करिए कि उसने क्या क्या किया है, ओनली कंसिडरिंग वेस्ट पाकिस्तान, जो एक्चुअल पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने CIA के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की पूरी प्रॉब्लम खड़ी करी जब रशिया के साथ जो मुजाहिदीन थे वो लड़ रहे थे, जो उनके ट्राइबल्स थे। इन्हीं की वजह से अलकायदा बना है एट दी एंड। इन्हीं की वजह से रशिया बाहर गई। मेन तो CIA को था कि रशिया किसी तरह हारे, USSR टूट गया, वट। पाकिस्तान ने मदद इसलिए करी क्योंकि उसका ये था कि हम इस अलायंस में रहेंगे और अमेरिका हमारे साथ रहेगा तो हमारा जो मेन दुश्मन है उसके अगेंस्ट हमें इक्विपमेंट भी मिलेंगे, हमें हेल्प भी मिलेगी, हमें सब मिलेगा। जो टाइम पे मिला तो नहीं, बट ये था कि अमेरिका ने कभी सपोर्ट नहीं छोड़ा कोल्ड वॉर के समय। बट आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान एज ए कंट्री, बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, फाटा है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, पंजाब पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिक्स है और जो लोग जो उसे कंट्रोल करते हैं वो पंजाब रीजन के हैं, पंजाबी स्पीकिंग। ये समस्याएं भी हमारे सर पे आती हैं। सिंध का रीजन है, हर रीजन की अपनी समस्या है और उनकी पॉलिटिक्स में आप यू गो एंड गो थ्रू आउट। पंजाबी पॉलिटिक्स इज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग एवरीथिंग। बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा भूखंड है, 42 से 43% पाकिस्तान का लैंड मास है, सूखा है, मिनरल रिच है एक्सेट्रा। वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बलूचीज़ को कैसे ट्रीट किया, और बलूच लिबरेशन आर्मी जिस लेवल पे पाकिस्तान पे कार्रवाई करती है, आप न्यूज़ देखा करिए। पाकिस्तान की आर्मी थर थर काँपती है उनसे, इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं वो, और इतने स्ट्रांगली उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया। मतलब लिटरली दे हैव स्टॉप्ड अ होल ट्रेन, अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रनिंग इन पाकिस्तान, दे हाईजैक्ड इट। एंड जो भी ऑपरेशन हुआ व्हाटएवर, वहाँ पे आप देखेंगे जो जिस तरह की मतलब सिचुएशन है, इट इज़ अ नो गो स्टेट। मतलब बहुत सारे जोन्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही कंट्रोल नहीं है। वहाँ की जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपके तालिबान बॉर्डर है। अब सांप पालने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। तालिबान उसने बनाया, हक्कानी नेटवर्क उसने बनाया। अफ़गान तालिबान में आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट खड़ा हुआ है आज की डेट में, क्योंकि अमेरिका के अंडर में जब तक अमेरिका को तालिबान की ज़रूरत थी या अलकायदा बना या वो गया, उस समय उसे कोई मतलब नहीं था। बट जब 9/11 की घटना हुई तो अलकायदा को मारने के लिए पाकिस्तान के थ्रू ही वो घुसा। पाकिस्तान ना चाहते हुए इन लोगों की नर्सरी बना के चाहता था कि हम इसे डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड्स इन अफ़गान टेररिस्ट को, जो इतने इन्होंने अमेरिका के बनाए हुए छोड़े या हम जो ट्रेनिंग दे रहे थे, हम इन्हें जम्मू कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करेंगे, अब हमें उनको मारना पड़ेगा। तो दीज आर अटैकिंग बैक। और तालिबान किस तरह से अफ़गान बॉर्डर पे इनको परेशान करता है, ये सब प्रॉब्लम्स हमें मिल जाती विरासत में। और आप ये मत समझिए कि ये प्रॉब्लम्स नहीं मिलती अगर पाकिस्तान के ये राज्य या फिर ये स्टेट्स होते या इसकी रिसोर्सेज होती। ये प्रॉब्लम्स इसलिए भी मिलती हैं आपको कि अगर इंडिया उस समय जिन्ना को बाईपास करके, जो हिस्ट्री में बड़ा फेमस एक वो है कि जिन्ना का स्टेटमेंट है ये लिटरली, गांधी जी पूरे उसमें मोटिव में थे या उसमें थे कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दें और जवाहरलाल नेहरू स्टेप डाउन कर जाएं। बट जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि आइदर you will get an undivided India with civil war or you will get what I want। यानी टू नेशन थ्योरी काम करेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटने दो, या फिर एक अनडिवाइडेड कंट्री लो जो सिविल वॉर होगी। क्योंकि नेहरू ने कह दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद इनको दे दूंगा जिन्ना को, लेकिन क्या ये जो दंगे भड़का रखे हैं इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, क्या ये रोकेंगे? अगर इंडिया डिवाइड नहीं होता तो जिन्ना तो मर नहीं रहे थे, ना इंडिया मरवा रही थी जिन्ना को। जिन्ना को आप डी फैक्टो गवर्नर बनाते या कुछ ना कुछ बनाते पाकिस्तान। एंड हिज मोटिव वाज स्ट्रेट कि मुझे अलग चाहिए सब। अलग तो अलग ही होता है ना, तो ही इज नाउ द फादर ऑफ नेशन फॉर पाकिस्तान। वो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता। और 47 में आप देख लीजिए कश्मीर इशू कैसे क्रिएट हुआ कि भाई कश्मीर चाहिए और जम्मू कश्मीर का राजा मान नहीं रहा तो ट्राइबल्स को भेज दो, इंडियन पाकिस्तानी कबायली उसमें भेष बदल के भेज दो। और ये जो इशू है, हम आउटस्टैंडिंग इशू हम जानते हैं, LOC का सब जानते हैं। इंडियन आर्मी को फौज भेजने तक की वेट करनी पड़ी जब तक हरी सिंह के दरवाजे पे आके ट्राइबल एरियाज की आर्मी नहीं आ गई थी, उनकी फोर्सेस किसी काम की नहीं रह गई, तब जाके उन्हें अकल आई और फिर हमने पुश बैक शुरू किया। एंड वेरियस अदर इशूज़ जिस पे आप 50 बार डिबेट कर सकते हैं, ये ऑनगोइंग इशू होते तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, हमें सब संभालना पड़ता है। हमें बलूचिस्तान की इशू इंडिया का इशू होता है और गवर्नर वगैरह जो भी होते हैं वो उन्हीं एरियाज़ के होते हैं। हम तो भाई हर एरिया के लोगों को ही प्रेफरेंस देते हैं ना। हमारे यहाँ अपनी कंट्री में बंगाल की हैं, में
हैदराबाद के हैं, इधर के हैं, सब अगेंस्ट भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस भी हैं, इंटरनल आपके छोटे छोटे आपके दंगे फसाद का हो रहा है। और हमारी कंट्री में तो आप जानती हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम कितनी प्रेवलेंट है, और नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी के अलावा मल्टीपल आपकी रीजनल टेंडेंसीज हैं। इसका भी ठीकरा हमारे सर पे आता है, और इनके इंटरनेशनल इश्यूज भी हमारे सर पे आते। और जिन्ना होते, और जिन्ना को अगर आप देते, मैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के चलो भाई स्लोली लेट हिम डाई, ही डाइड बिकॉज ऑफ अ डिजीज वी नो। बट चलिए आप वेट भी करते तो आपके लियाकत अली खान और ये जो इसके मिनिस्टर कैबिनेट के लोग हैं, आपको लगता है ये आपके साइड में होते? जब इनका मेंटालिटी बन गई थी तो अच्छा ही हुआ कि ये दे गॉट सेपरेटेड, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो दे विल बी डिवाइडेड। बॉल्कन स्टेट्स की तरह पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा, और 3-4 हिस्सों में एक पंजाब प्रोविंस बच जाएगा पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं, जो मेन उनका एरिया है, जहाँ से उनके मेन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एटसेट्रा सब, जो उनका सबसे प्रॉस्पेरस आप एथनिकल कम्युनिटी कह सकते हैं, जो उनको बना के भी चलते हो वो क्लियरली। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो इट इज़ गुड कि दे गॉट सेपरेटेड, क्योंकि सेपरेट होने के बाद हम अपने जिन चीज़ों पे काम कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो हमने आपके इंडस्ट्रीज़ और आपके इंडस्ट्रियल फैमिलीज़, और जो जितने भी हम टाटा, बिरला एटसेट्रा, इन सबको जो अवसर मिले, या फिर जो हमारी मेन जो फोकस था डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म, ये सारे आइडियाज़ पे जो भी काम किया हिस्टोरिकली आप जानते हैं, ये हम उस प्रॉब्लम के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके सर पे खड़ी रहती है, और हमें एक सेपरेट टाइम डिवोट करना पड़ा। आप ये सोचिए, जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट, हरी सिंह के अंडर में स्पेशल स्टेट बना के कितना सेपरेट टाइम हमें डिवोट करना पड़ा सिर्फ जम्मू कश्मीर को। आज की डेट में भी मैक्सिमम ट्रूप यूटिलाइजेशन जम्मू कश्मीर में है, इवन आफ्टर बीइंग अ यूनियन टेरिटरी। इवन मतलब एक विवादास्पद क्षेत्र जो है, उसके चक्कर में हमारे जो रिसोर्सेज, अब जाके चलिए 370 आर्टिकल हट गया एंड एवरीथिंग इज फाइन देयर, बट जो हिस्ट्री रही है और जो वहाँ की पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया हमने, एंड जो ने, जस्ट बिकॉज वी एक्सेप्टेड टू एवरी टर्म, हमें वहाँ भी एक्सेप्ट करना पड़ता, बलूचिस्तान में भी करना पड़ता, और हम करते बिकॉज वी आर अ वेलफेयर सेकुलर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने तो ले डाउन कर दिया कि भाई हम लोगों के वेलफेयर के हिसाब से काम करेंगे, नॉट लाइक व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग कि एथनिकल क्लैशेस भी कराएंगे, पंजाबी पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी, मिलिट्री को फ्री हैंड होगा, मिलिट्री जो चाहेगी वो करेगी, और मिलिट्री के जनरल्स बनेंगे अमीर। बेसिकली मिलिट्री में रिक्रूट होना पाकिस्तान में इज लाइक एंटरिंग अ लाइफ लॉन्ग पॉलिटिक्स। जितना एक पॉलिटिशियन के पास या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर नहीं, उतनी फौज के पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट के पास है, इवन नेवी और एयरफोर्स के पास नहीं है वहाँ पे, तो सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने अंडर में नहीं भी होने देते, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सर पे आती। तो इट इज़ बेटर दैट दे आर डीलिंग विद इट इन देयर वे। अलग हो गए तो अच्छा है, क्योंकि आगे अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब अगर हमारे साथ आएंगे तो लेट देम कम इन टाइम। भाई एज पाकिस्तान जो है वो भी हमसे परमानेंट एनिमिटी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ की जनता को कुछ नहीं मिलेगा, और हमारी जनता भी एट द एंड पीस चाहिए। बट पीस इज़ नॉट सो सिंपल, एवरीवन कम्स टू द टेबल ऑफ टॉक्स एटसेट्रा, और आप कुछ भी सेट करें पैरामीटर, वॉर इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली, एंड वॉर इज़, या जो भी ये सिचुएशन है, लॉन्ग स्ट्रेच्ड वॉर और मुसीबत है। हमें अपनी इकनॉमी, हमने अपने वेलफेयर, अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं, इकोनॉमीज़ हैं, सुपर पावर की जो इमेज जो हम जानना चाहते हैं, हमारा मेन फोकस इज़ डिफरेंट कम्प्लीटली। पाकिस्तान का कभी फोकस रह ही नहीं सकता, इट हैज़ बिकम अ मुल्ला मिलिट्री अलायंस, इसको शॉर्ट उसमें मैं कहता हूँ। तो उनका एक अलग ही वो है उसूल, उस पर चल रहे हैं। दे आर गॉन टू द गैलोस, जो मेरी भाषा में कहता है कि दे आर डूम्ड, एक तरह से वहाँ की जनता को क्या सहना पड़ रहा। तो इट इज़ गुड दैट इट वॉज सेपरेटेड, जितना मैंने आपको पॉइंट्स दिए। बाकी इस पर बहुत डिबेट डिस्कशन है, मैंने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। और साथ रहने से आपको वो सपोर्ट या वो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं वो नेचुरली ही नहीं मिलती, क्योंकि स्टार्टिंग से ये टसल रहता है, और एग्जाम्पल्स मैं देख चुका हूँ। विक्रमादित्य सिंह जी, आपके इस सवाल के एवज़ में कि भारत का पाकिस्तान से अलग होना और पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र की तरह बनना, क्या भारत के किसी भी एक परिप्रेक्ष्य में भी वो उसके हित में था या नहीं, भारत के हित में था या नहीं? इस जवाब के एवज़ में मेरे भीतर कुछ सहमतियाँ और संदेह दोनों पैदा हुए हैं, और खैर वो दृष्टिकोण का विषय भी है।
बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि विक्रमादित्य सिंह जी का जवाब सुनकर जिनके भीतर अभी ये विचार आया हो कि अगर आज का पाकिस्तान का क्षेत्र भारत का हिस्सा होता तो जो समस्याएं विक्रम जी ने गिनवाईं उसे भारत का सशक्त केंद्र शायद काबू कर लेता या फिर वो समस्याएं पैदा ही नहीं होने देता। उन्हें ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के विचार पर अंतिम मोहर लगने से पहले कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो जिसके अंतर्गत आज़ाद भारत का प्रशासनिक पुनर्गठन होने की सहमति थी। दरअसल उसके हिसाब से भारत के भूभाग को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। ए ग्रुप जिसमें ज़्यादातर हिंदू मेजोरिटी का क्षेत्र था। बी ग्रुप जिसमें भारत के पश्चिमी ओर का जहाँ पे पाकिस्तान का क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुसंख्यक वाला इलाका था वो आता था। और सी ग्रुप में जो पूरब की साइड में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो आता था। कैबिनेट मिशन में लगभग सारे के बड़ी जो शक्तियाँ थीं और अधिकार थे वो इन क्षेत्रीय ग्रुप्स के पास में थे, जबकि केंद्र के पास कुल मिला के 3 बड़े अधिकार थे, एक डिफेंस, एक कम्युनिकेशन और एक फॉरेन अफेयर्स। ऐसे में अलगाववादी जिन्ना ग्रुप इन अधिकारियों के साथ उन सारी समस्याएं को उत्पन्न करने की क्षमता रखता था, सामर्थ्य रखता था जिससे कि वर्तमान पाकिस्तान जूझ रहा है। और दूसरी तरफ भारत का एक कमज़ोर केंद्र अपने सारे संसाधनों को इन क्षेत्रों में शायद फंसकर खर्च कर रहा होता। डोरंड लाइन का विवाद या फिर अफ़गानी जो मिलिशियाज़ हैं इनसे टकराव भी भारत के कहीं ना कहीं हिस्से आते हैं। एक दूसरी बात ये कि जो अलगाववादी क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो लगभग पूरे भारत में मौजूद थीं और ऐसे में एक पाकिस्तान की कीमत पर और कितने भूभाग की कीमत चुकानी पड़ती। दरअसल ये सवाल इतिहास में ही कहीं दफन है और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सवाल इतिहास में ही दफन है। आपने आपने एक पॉइंट गिनाया यहाँ पे विक्रम जी की पाकिस्तान की जो भूमि है वो कोल्ड वॉर और उसके बाद भी अमेरिकी हस्तक्षेप की नुमाइश का केंद्र रही है। अगर हम आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो एक बात और सामने आती है, मसलन कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका को इस भूभाग पर अपना एक बेस बनाना था और ये अमेरिकी भू राजनीति के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी। सेंट्रल एशिया पर कहीं ना कहीं यूएसएसआर का वर्चस्व था। वेस्ट एशिया वाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद कहीं ना कहीं इस मामले कम से कम इस तरह के समझौतों को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी और अफ़गानिस्तान तो कहीं ना कहीं इनके काबू से बाहर की चीज़ थी। ब्रिटेन ने अफ़गानिस्तान से इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया के कॉन्टेक्स्ट में 3 वॉर लड़े थे और वो तीनों बार कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुँह की खाई। ऐसे में पाकिस्तान की अनुपस्थिति में भारत एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता था। ऊपर से इस क्षेत्र में जो टू नेशन थ्योरी के समर्थक भी होते वो भी कहीं ना कहीं इसे भारत को अंदर से कमज़ोर करते और अमेरिका की नज़र कहीं ना कहीं उन पर ही होती। ये सब परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं भारत को शायद अंदर से पनपने नहीं देती और यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को लेकर जो पश्चिमी शक्तियों का जो रुझान रहा, जो भी एक भेदभाव वाला रुझान रहा, जो रवैया रहा, वो भी कहीं ना कहीं इस भू राजनीति का एक कहीं ना कहीं एक पहलू था। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात और है जो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं असहज करती है। मसलन अगर हम क्षेत्रीय और सांप्रदायिक ताकतों के सामने ये मानकर कि इसमें हमारा कुछ फ़ायदा भी है, अपने देश का एक बड़ा भूभाग कहीं ना कहीं दे देते हैं किसी को, तो इसमें कोई फ़ायदा कैसे देखा जा सकता है? इस तरह के विभाजन कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक बहुत गलत उदाहरण देते हैं और किसी भी देश के इतिहास में 100-200 साल ना बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर हम सांप्रदायिक ताकतों और क्षेत्रवाद के सामने कुछ इस तरह के दूसरे छोटे फ़ायदों के लिए अपना भूभाग देना शुरू कर दें तो भविष्य कैसा होगा ये थोड़ा सा एक बड़ा सवाल है। आप वेस्ट एशिया की सच्चाई को देखिए, वो ये बताती है कहीं ना कहीं कि एक देश को अपनी ज़मीन को वो सबसे आखिरी चीज़ होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं वो हारना अफोर्ड कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें शायद ये बात करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो शायद उन परिस्थितियों में कम से कम वैकल्पिक तो बिल्कुल नहीं था। थैंक यू सौरभ जी। हाँ, सेशन वॉज वेरी गुड, इट वॉज एनलाइटनिंग एंड ऑब्वियसली फिटनेस के लिहाज से भी बहुत बढ़िया।
आपका ये जो सवाल है कि पाकिस्तान का टुकड़े अगर हम नहीं देते या अपने भूभाग का नहीं देते या देने से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, हाँ वाजिब सवाल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को या उस भूभाग के लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा मिल गया जो आज के समय में उनके पास है। अब वो जैसे भी हाल में है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, गाज़ा में ये हो गया, कहीं भी कुछ भी हुआ। लेकिन हमारे भारतवर्ष का अगर आप देखेंगे, विभाजन का जो प्रधान कारण था वो टू नेशन थ्योरी था। और टू नेशन थ्योरी में सीधे सीधे जिस दो क्षेत्र आप अच्छी तरह जानते हैं, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो है, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ मुस्लिम लीग और लोगों की जो मेंटालिटी थी या लोगों की जो पकड़ थी वो इस प्रकार की थी कि अगर उन्हें किसी भी तरह से उनका वो भूभाग ना मिलता, या मान लीजिए जिन्ना साहब जो हैं प्रधानमंत्री बनते या जो भी कहते कि भाई नहीं अब भारत के साथ हम एक अलग राज्य के तौर पे रहेंगे, जो वो करना नहीं चाहते थे, तो भी उनमें असंतोष और आगे जाके जैसे आज के समय में भी अल्पसंख्यकता होती है, तो उन्हें यही लगता कि भारत जैसे भूभाग में हम उस समय अपने अलग रहते। और अलग रहते से के अलावा उन लोगों का ये मानना है, खासकर उस क्षेत्र के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान में आप जानते हैं ट्राइबल एरियाज़ भी हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान बिल्कुल एक सेपरेट इलाका है, एथनिक क्लासेस हैं, और उनका जो मेन रिलीजन है जो वो सिंगल रिलीजन फॉलो करते हैं, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ कुछ इस तरह से आती कि दे वुड हैव यूनाइटेड एंड लिटरली फॉट अगेंस्ट अ कंट्री, तो वो आगे जाके अपने आप को अलग करवा लेते, जो कि बहुत ही बेकार होता है। कि मैं सोचिए कि 10 से 15 साल भारत में रह के उसका विघटन होता, तो जो 47 में जो हुआ हम सब जानते हैं, 47 में दंगे और ट्रेनें जब इधर से उधर गई, उस सब विभीषिका को हम जानते हैं। उसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई गांधी जी जिम्मेदार हैं, जिन्ना जिम्मेदार है। जो है परिस्थिति आपके हाथ में थी नहीं, उन्होंने सब कुछ प्रयास किया। लेकिन ये चीज़ 10 से 15 या 20 साल पहले बाद होती, नेहरू के समय में या किसी भी प्रधानमंत्री के समय में, तो ये विभीषिका की तरह होती। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य था, हमारा जो मेन एम था वो था प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या चलिए विलेजेस या गांव को लेके हम शुरू कर देते, गांव के स्तर से अपनी इकोनॉमी बनाते, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रीकल्चरल सुपर पावर बनते। जो भी था, हमारा उद्देश्य था प्रगति, विकास, और उसी जगह पे आना कहीं ना कहीं जहाँ पे हम आज हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में हमारी जो प्रगति, हमारे जो जीडीपी है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, लोगों के रहन सहन और लोगों का रुतबा, कुछ भी कह लीजिए, जो भी है, प्राइमरी फोकस वो होता, और हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते। जैसे आज पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान फंसा है अपने कारणों से, वहाँ की फ़ौज और मिलिट्री ने उन्हें पूरा एक्सप्लॉइट किया है। मिलिट्री के लोग, मिलिट्री के जनरल्स और मिलिट्री के प्रेजेंस, उसने पाकिस्तान को एक गफलत में हमेशा रखा और रखेगा वो, कि हम हैं तभी पाकिस्तान रह सकता है, वरना पाकिस्तान के लिए अफसाना टूटने से दूर नहीं। और पाकिस्तान जो है वो वैसे ही विभाजित है, चाहे आप उसे माने न माने। हमारे लिए समस्या अधिक होती कि पाकिस्तान को अगर हम अलग ना करें, अलग करने से क्या हुआ कि लोगों को उसी समय पर उनको जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद जिस सरकार के अंडर में वो जाना चाहते थे वो भी मिल गया। हम बलूचिस्तान की समस्या जानते हैं, वहाँ पे कश्मीर जैसा ही कुछ है। लेकिन कुल मिला के ये देखिए कि जो भी था, जो उनकी समस्याएं वो झेल रहे थे, आज के समय में उनकी हैं, वो हमारे साथ आती, तो कम से कम ये समझिए कि उतना बड़ा भूभाग हमारे पास होता, तो हम उसको खनिज तत्व या जो भी हम मानते हैं कि रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, हम उस प्रकार से कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि अंततः अगर पाकिस्तान ना भी बनता तो चीन आपका बहुत बड़ा शत्रु था और रहेगा। शत्रु मतलब इकोनॉमिक एनिमी, आर्थिक शत्रु, कि वो ये मानता है कि वो हमारा प्रतिद्वंदी है। चीन आपसे अवश्य युद्ध करता है, जैसे 62 में किया। अब उसके पास पाकिस्तान का सहारा है, या पाकिस्तान उसके पूरी तरह सहारे पे है। तो ऐसा एक आपके पास जो इतना शक्तिशाली शत्रु बगल में है, उसके रहते हुए भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो ट्रेड रूट्स जो पाकिस्तान देता है चीन को, जिसके बल पे चीन उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है, ये समझ लीजिए कि हाँ अभी हमारा काम बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमें अपने ट्रेड रूट्स नए नए खोलने हैं। आगे जाके हमारे साउथ चाइना सी से ट्रेड रूट न टूट जाए या कुछ हो जाए तो सब हमारे ऊपर आता है, अगर हम उसे उस एंगल से देखें। दूसरा ये है कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, तो रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये दो मेन लाइंस हैं जिस पर विभाजन होते हैं। जितने भी देशों का विभाजन हुआ है, एथनिक रेसेस,
रिलीजियस रेसेस या रिलीजियस बेसिस, और एक्सट्रीमिज़म, और चौथा इसी सब को मिलाते हुए जो राजनीति या पॉलिटिशियंस जो उस समय के जो लीडर्स हैं वो करते हैं, उसी के आधार पे हुआ। कभी कभी इसमें युद्ध की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी भारत जैसे देश में ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन हो जाती है, ऐसे आते आते जैसे हमने अपने देखा। तो ठीक है, जो हुआ सही हुआ। आप इसे इस तरह से देखें कि जो आगे जाके कभी पाकिस्तान, क्योंकि एक राष्ट्र की तरह तो फंक्शन कर ही नहीं पाता, आज की डेट में भी नहीं करता, वो एक सुलझा हुआ राष्ट्र या फिर वैसे संभला हुआ राष्ट्र तो हम कह भी नहीं सकते, ऑलरेडी डिवाइडेड है ऑन एवरी लाइंस, नो गो एरियाज के साथ। आगे जाके इनमें से जब विभाजन होगा तो ये लोग भारत के साथ ही आने के पक्षधर होंगे। अभी भी बलूचिस्तान अगर है स्वतंत्र, या अफगानिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस स्वतंत्र होगा, या सिंध होगा, तो वो अपने आप को भारत के साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इतना बड़ा हमारे पास ग्लोबल मार्केट और इतना बड़ा सीखने के लिए, समझने के लिए सुपर पावर होते हुए, सुपर पावर मतलब उसके नज़र में तो कम से कम एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री तो है ही भारत, और जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं उसके पास, वो सब हम जानते हैं। मददगार तरह से हमारा रवैया रहा है हमेशा अपने पड़ोसी के लिए, चाहे उसका कोई भी व्यवहार रहे। लेकिन ये समझिए कि जो हुआ कुल मिला के सही हुआ, जैसे हम कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आगे जो होगा उसमें आप ये देखें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हिस्से जब होंगे तो पाकिस्तान में विभाजन होगा, जो है भी तो वो लोग इधर ही आने की चेष्टा कर रहे हैं। बल्कि पीओके में या कहीं भी आप ये छोटे छोटे स्वर कारगिल में सुनते हैं, वो अभी से ये मानते हैं कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो पाकिस्तान की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, उनका ये मानना है कि इससे बढ़िया होता कि हम कश्मीर से ही अलग ना होते, तो बाकी के कश्मीर में जैसे विकास हुआ है, बाकी के कश्मीर में जैसे लोग रह रहे हैं, या जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उन्हें भी मिलती। तो ये तो बड़ी सीधी और साफ सी बात है। तो benefit of being Pakistan as a separate nation is that we do not have to deal with these level of problems which Pakistan or West Pakistani area or the Pakistan we know is facing. ईस्ट पाकिस्तान के भी हालत आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति मुजीबुर रहमान जिन्होंने उनको स्वतंत्र कराया युद्ध लड़ने के बाद आए, उसके बाद भी एक्सट्रीमिज़म और क्या कह सकते हैं कि जो जनता है या जनता के बीच जो आपके इन्फ्लुएंस पेडलर्स हैं अगेन ऑन द रिलीजियस बेसिस, वहाँ पे इतनी अराजकता है कि वहाँ पे कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। और जो उनके प्रेसिडेंट हैं, सो कॉल्ड केयर टेकर प्रेसिडेंट, वो तो बनाए हुए प्रेसिडेंट है, उनसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा। एट दी एंड दोनों एरियाज की तरफ आप देख सकते हैं वो एंटी इंडिया स्टांस ही कुल मिला के हो रहा है। कुल मिला के ये चीज़ हम हमारे देश में होती तो हमारे देश की समस्या होती, अभी तो एक तरह से उनकी अपनी समस्या है, और उसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग हैं फिर उनको अलग से डील करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ ठीक है, जैसे कहने में बड़ा वैसा वाक्य है, लेकिन जो है वो ठीक ही है। विक्रम जी, आपकी किताब का प्रकाशन और हाल ही के जो भारत और पाकिस्तान के तनाव का समय था लगभग वो एक ही है, जिससे कि ये बात भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि पाठक इसे वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में दिखेगा। आपकी किताब में भारत की सामरिक कूटनीति को ज़्यादातर सफल होते हुए दिखाया है, खासकर कि भारत की एक जो नैरेटिव सेट करता है और बाकी देश उस नैरेटिव्स में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हालिया कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो भारत की कूटनीति को लेकर कुछ आलोचनात्मक नज़रिए भी सुनने हमें मिले। मसलन कि मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक 22 मई का एक एडिटोरियल है जो कि निरुपमा राव ने लिखा है, हमारी पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर भी रही हुई हैं। अगर मैं इसका सार पढ़ूँ तो ये है कि भारत ने रणनीतिक संयम और सैन्य तैयारियां दिखाई, जैसे कि मापी तुली सैन्य कार्रवाइयाँ, लेकिन नैरेटिव्स कंट्रोल करने में वो विफल रहा। जैसे कि पाकिस्तान ने तेज़ी से कूटनीतिक आधिकारिक बयान और सैन्य ब्रीफिंग के ज़रिए खुद को भारत की आक्रामकता का शिकार दिखाया और आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस भी हासिल किए, जिसमें आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने या किसी प्रॉक्सी वॉर में खर्च न करने की कोई शर्त नहीं थी। भारत अमेरिका के साथ भी लॉबिंग करने में असफल रहा, जो उस समय चीन के व्यापार और टैरिफ समझौतों को लेकर प्रयासरत था, जैसे कि आईएमएफ में आतंकवाद रोधी शर्तों के लिए दबाव बनाने में चूक, खासकर जब चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हितों के चलते इसका विरोध किया। साथ ही भारत के टीवी मीडिया का अल्ट्रा नेशनलिस्ट ड्रामा, जैसे सैन्य अभियानों को ब्लॉकबस्टर की तरह दिखाना और गैर सत्यापित दावे तथा भारत सरकार की ओर से आधिकारिक ब्रीफिंग की कमी ने ग्लोबल परसेप्शन को कमज़ोर किया। आज भी जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज के अखबार में एक
का बयान दर्ज है, वो ये कि पाकिस्तान को जो अमेरिका है वो ऑयल इंडस्ट्री की स्थापना करने में मदद करेगा और संभावना ये है कि भारत पाकिस्तान से भविष्य में तेल का आयात करे। सवाल ये है कि आप इन आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? क्या भारत आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन वॉर में सच में पीछे रहा? और अगर पीछे रहा तो उसे ठीक करने के लिए किस तरह की ठोस कदम हमें उठाने चाहिए? जी, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मेरी नॉवल में आप देखेंगे, नॉवल मतलब जो मेरी कहानी चलती है, जहाँ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, उसके बाद जो हमारी कूटनीति है वो एकदम स्पष्ट देश हित में और किसी की भी बात न सुनने के बजाय बल्कि इस परिस्थिति में किसी दबाव में तो आना ही नहीं है और ऐसे कुछ करना है कि दबाव या इंटरनेशनल सिंपैथी या समझ लीजिए अनकंडीशनल सपोर्ट जो मिलना है, जिसकी हम चर्चा देखते भी हैं, वो मिलनी है, लेकिन हम अपने शर्तों पे लेते हैं। इनफैक्ट ये है कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन, इफ़ यू वांट टू हेल्प मोस्ट वेलकम, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सही में मदद करनी है, जैसे आप देखेंगे उसमें कि भाई आप हमारे जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके बारे में आप जानते हैं, गो टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो वो सारी जो अमेरिका और जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो हमारे लिए उतना काम हैंडल कर लेती हैं और उपन्यास में फिर सीक्रेट सर्विसेज के जो हमारे मेन अधिकारी उनके लिए बड़ा आम साधारण सा हो जाता है। सुनने में थोड़ा सा इसलिए अजीब सा लगता है क्योंकि हम अभी उस परिस्थिति में वास्तव में कभी देश पहुंचा नहीं, लेकिन कभी पहुंचा तो यही रोल होगा। इसी बात पे आपने नैरेटिव वॉर की बात करी, इसे वॉर शब्द मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉर ही है। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी ऐसे स्तर तक गिर चुका है कि वो अनर्गल न्यूज़ और टीआरपी और इंस्टेंट वॉर मॉन्गरिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब अपनी इंटेग्रिटी को ही लूज कर चुका है। अपने ही इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई है, जो भी एक प्रोफेशन को लेके उनमें सीरियसनेस होती है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ दरकिनार करके ऐसी ऐसी खबरें छापी गई या दिखाई गई हैं या प्रोपोगेट करी गई हैं कि जिसे हम एक शब्द कहते हैं गोदी मीडिया। पहले तो मैं सोचता था एक गोदी मीडिया संबंधित या किसी सरकार विशेष से संबंधित, लेकिन गोदी का मतलब है कि उन्होंने वो गोदी में बिठा लिया है कि तो हमारे लिए प्रधान रूप से कार्य करो। और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं आजकल वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब वो एक नेचुरल सी हवा बना दी गई कि कोई इस तरह का कोई व्यू या ओपिनियन जो सरकार की लाइन में नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम सच ऐसे ही पता चलता है, बिना फैक्ट चेक किए और बिना करे। कुल मिलाकर हमने ये भी देखा, मीडिया ने जो भी दिखाया, 3-4 दिन ऑपरेशन चला, हम हावी थे, हमने अंत में हावी रहने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पाकिस्तान के जिन 11 एयर बेसिस पे हमने अटैक किया वो इतने अंदर और इतने गहरे थे और इतने सटीक हमले थे कि पाकिस्तान ने बेसिकली उस पॉइंट पे आके, सीधी सी बात है, फैसला फिर पाकिस्तान के हाथ में ही होता है कि अब तो वाकई जंग के उस पर मुहाने पे, तो उनके हाथ में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आ सकते थे उस पर। और पीस ब्रोकरेज हुई है, इसमें नो डाउट अमेरिका की तरफ से प्रयास हो रहा था, उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला और सब कुछ हुआ। नैरेटिव वॉर में इंडिया ऐसे पीछे रह गया, ये पता नहीं कौन सरकारें कर क्या रही थी या किस तरह से इसे हैंडल कर रही थी सिचुएशन को। या पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान मीडिया में छाया रहा, पाकिस्तान ने मीडिया ब्रीफिंग्स में छाए रहे, अपना जो भी उन्होंने प्रचार करना था, उनके प्राइम मिनिस्टर भी छाए रहे। मीडिया और एक्स और ट्विटर प्लेटफॉर्म, और जिसे मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट भी आजकल ट्विटर पे ज़्यादा प्रेसिडेंट है, सब लोग ऐसी चीज़ों पे बेधड़क रूप से पोस्ट करते हैं और अपना अपना मतलब निकालते हैं। तो पाकिस्तान ने तो अंत में अपनी एक जीत की सेलिब्रेशन भी कर लिया, उन्होंने जो भी उनके मन में चल रहा है और की जनता के लिए वो तो उनको खुद ही पता है, उनको वास्तविकता तो उनको भी पता है, दे नो द रियलिटी। बट हम लोगों को असमंजस इसलिए रहा क्योंकि वास्तव में सीज़ फायर करवाने का जो आह्वान था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया, हमने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्या मजबूरी थी। लेकिन हम एक रिस्पॉन्स दे सकते थे कि भाई हमारे पास फ़ोन आया है, हमने रोका नहीं, हम रोकेंगे, 1-2-3 घंटे ना भी कुछ करते तो हम इसको चला सकते थे। और हम कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब है, अब हमें दूसरी तीसरी बार फ़ोन आया जो आता, सीधी सी बात है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि हाँ हम सोच रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा समय लेके अपने हिसाब से कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास डेटरेंस और कैपेबिलिटी इस चीज़ को जब तक हम चाहते थे चलाने की थी। और हमारा ऐसे स्ट्राइक करने का मेन उद्देश्य ये भी था कि पाकिस्तान को किसी तरह रोकना, स्टॉप करना, क्योंकि ड्रोन वॉर्स वो कर सकता था, ड्रोन्स की असंख्य उसके पास बैटरीज थी, यानी कि बहुत सारे हैं,
ऐसे वो छिटपुट छिटपुट करते करते वो एयर डिफेंस सिस्टम को, जैसे मैं कहता हूँ एक फटीग, यानी एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं 100-150 में से 2-3-4 भी अगर क्रॉस करने लग गया तो कॉमन पब्लिक पे आ जाएंगे, या ऐसे कुछ होता। तो उसका मेन मोटिव ये था कि अपनी मेन एयरफोर्स को या मेन एयर स्ट्रेंथ को यूज़ ना करके, जो क्रॉस भी नहीं करे ना इधर ना उधर, हमने बिना क्रॉस किए ब्रह्मोस प्रेसिशन वेपन से एयर बेसिस पे जिस तरह प्रेसिशन स्ट्राइक करी हैं, इससे दिखा देता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन हम उसको बता नहीं पाए। जब तक हम इमेजेस दिखाते वो भी करते। और दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया और इन्फ्लुएंस पेडलर्स भी ऐसे पूरी फौज है जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने फॉरेन मीडिया और उन्होंने किस तरह से इंडिया के एयरक्राफ्ट गिरने की खबर को ज़्यादा महत्व दिया और उसको बड़ी प्रोफाइल बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया है। कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन था, या आप कह सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन आगे निकल गया। नैरेटिव वॉर में हम रह गए पीछे, और अभी भी आलोचना इसी बात की हो रही है, क्योंकि इनफैक्ट अभी जिस प्रो पाकिस्तानी स्टैंड में आके इंडिया को बेसिकली डिप्लोमेटिकली ठेंगा दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखाने कहूँगा, और जो मित्रता थी वॉटेवर जो है टैरिफ वॉर्स, एक नई चीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश हो रही। उससे तो यही है कि हम और इस फ्रंट पे आके क्या करेंगे, और ये अपने नैरेटिव को सही से, या वाकई हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारी डिप्लोमेसी में, तो हम इस समय अमेरिका को भी फ्रंट फुट पे लेके बात कर सकते हैं, और हर फ्रंट पे अपने इंटेलिजेंसिया और अपने मिनिस्ट्रीज को उसको एंगेज कर सकते हैं। इंडिया वो एक सुपर पावर बन के उभर सकता है इस समय ऑल्टरनेटिव डेवलपिंग कंट्रीज़ का, क्योंकि ईरान, रशिया, इन सब के साथ सपोर्ट या इनके साथ ट्रेड और इनके साथ जो भी मेन इनके ट्रेड के वो हैं उसके होने की वजह से ये कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं इंडिया को देखेंगे कि हाँ, इट कैन लीड अस। एक बार फिर से नैरेटिव्स की बात करते हैं। आपको लगता है कि हालिया घटना के बाद भी भारत ने इस क्षेत्र में कुछ खास प्रोग्रेस की है? मसलन कि अगर आप देखो तो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी थी, उससे भारत का विचलन अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक बड़ा डिस्कशन का मसला रहा। जबकि चीन के यारलुंग सोंगपा पर, जो अब ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है हमारे भारत में, उस पर जो सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है चीन, वो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है। आपको नहीं लगता कि भारत आंतरिक रूप से जितना प्रचार को लेकर अति उत्साहित रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव्स को लेकर भारत की सक्रियता जो है वो उतनी नहीं रही है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने फिर से। इंडस वाटर ट्रीटी और सांगपो रिवर पे जैसे चाइना ने, देखिए चाइना ने तो हमसे पूछे बिना ही कर लिया था, और ये बहुत पुराना मुद्दा है, और चाइना लिटरली ब्रह्मपुत्र के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है आज की डेट में। खैर, चाइना का जो भी कार्य करने का तरीका है उसमें दुनिया बहुत सवाल जवाब इसलिए नहीं करती कि उसके खास कारण, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी को अब ब्लॉक करके और नैरेटिव वॉर को ब्लॉक करके, मतलब अपने हिसाब से उसको चलाने के लिए, नैरेटिव वॉर में अब इंडिया की जो स्टांस है या अब इंडिया की जो इमेज है वो ये हो गई है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पाकिस्तान गया इस मुद्दे को लेके, तो उनकी तरफ से वर्डिक्ट ही है कि ये जो ट्रीटी थी ये एक एस्टेब्लिश ट्रीटी थी, और ये बहुत सारे लोगों की सिंचाई और एग्रीकल्चर और पाकिस्तान के लिए तो एक ब्लड लाइन की तरह ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसका डेटा शेयर नहीं करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उस पर हम अपने हिसाब से कुछ करने लगे तो इंडिया को डायरेक्टिव्स भी दे दिए गए भाई, अब जैसा आप उम्मीद करते हैं कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो पाकिस्तान के लिए उस प्लेटफॉर्म पर भी आफ्टर गेनिंग एवरीथिंग जो है कंटिन्यूसली पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट मिलता जा रहा है। बहुत सारा सपोर्ट एक सोची समझी कूटनीति की वजह से है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स किसी तरह वेस्टर्न फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बनाए। वेस्टर्न फ्रंट यानी मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें हमारा नेटो भी आ जाता है, वो भी उसके साथ खड़ा हुआ है उसी तरह से। दूसरी चीज़ ये, नैरेटिव वॉर हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो सक्रियता कम क्या बिल्कुल ही ना के बराबर रही। हमने डिप्लोमेटिक लोगों को भेजा, पूरे मिशंस बनाए, और इतने सारे सांसद थे हमारे, सबने बहुत सही बात करी, बिल्कुल पते की बात करी, लेकिन उसके बाद भी जो असर था या असर देखने को मिला वो हमारे सामने, रिस्पॉन्स जो देखने को मिला वो हमारे सामने, और प्रो पाकिस्तानी जो स्टैंड एट द एंड मिला, इसको हम शायद समझने में देरी कर गए, या हमें यहीं से समझ लेना चाहिए था कि जब ट्रंप साहब जो आपकी सीज़ फायर करवा रहे थे या जिस तरह से पीछे पड़ के सब कर रहे थे, वो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालने का एक नज़रिया इंडिया के ऊपर है।
क्योंकि पुराना पार्टनर तो है ही, F-16 की फ्लीट उसके पास है ही, अमेरिकन सपोर्ट है ही, IMF का लोन देना, और यहाँ से स्टार्ट होते होते सारी चीज़ें उसी दिशा में थी या हैं। आंतरिक रूप से प्रचार तो खैर हमारे भीतर युद्ध हो या ना हो, मैं तो ये मानता हूँ कि एक फ्रेंटिक सा एक वो माहौल बना के रखा जाता है राजनीतिक स्तर पे भी और वैसे भी, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और बड़े बड़े मीडिया पेजेस और अलग अलग लेवल के जो आपके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के जो अलग अलग माध्यम है, जिसमें ज़्यादातर फॉल्स या आदि बांटी हुई छांटी हुई इंफॉर्मेशन बेची ही जाती है, क्योंकि वो लोग भी पैसे लेके और काम कर रहे हैं सेल्स के लिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरह हम अंदर या जो भी हमारी मेन रूलिंग पार्टी या नेशनलिस्टिक पॉलिसी जिस तरह अप्रोच करती थी, उसे बाहर लेके भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे हम पीछे रह गए। तीसरा मेरा ये मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके अगर हमें कोई स्टांस दिखाना था, तो इस युद्ध के बाद अब जैसे हमने निर्णय लिया है, तो आप इसमें इस प्रकार से अपना फ्रंट या अपना स्टांस रख सकते हैं कि ऐसा ना लगे दुनिया को कि पाकिस्तान की जनता को हम तरसा के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर अनड्यू प्रेशर डालना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सहानुभूति है पाकिस्तान के लिए ही आएगी, और ऐसी ही चीज़ें घटते हुए देखने को मिलेंगी जो हो रही हैं। वो बड़ी नेचुरल सी बात है। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हम जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, वो इमोशंस ना होके एक ग्लोबल लेवल पे ह्यूमनिस्टिक कह लीजिए या अपने मतलब के इमोशंस होते हैं, सिचुएशनल इमोशंस हैं, वो सारे काम करते हैं और वो काम कर रहे हैं। अब अगर सही में इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें वही करना चाहिए जो पाकिस्तान चाइना ने किया है सांगपो रिवर पे। हमें डैम्स और कैनाल वेज बनाने शुरू कर देने चाहिए। इनफैक्ट हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि ठीक है पानी बह रहा है, लेकिन हम इस पानी को यूटिलाइज करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे अपने मेन लैंड में बह रहा है। ठीक है, हमने एक समय पे ये माना, और मैक्सिमम नियरली 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इज पाकिस्तान, और उसको हम बिल्कुल छूते नहीं एक टेक्निकल रिस्पेक्ट में भी। बट अब हमने स्टांस बदल दिया है। बट हम भूखे तो नहीं मार रहे। जो एक बेसिक ट्रेंड है कि हाँ पानी तो बह रहा है, वहाँ जाएगा भी, ऐसा तो चोक तो हम करेंगे नहीं वॉल्यूम को। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं और आगे जाके धीरे धीरे जो भी हमें अपना एक्चुअल दिखाना है, एक्चुअल मतलब हमें पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है नहीं हो रहा है, अलग अलग रिवर सिस्टम से जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी कभी पॉलिसी ऐसी बन ही नहीं सकती जिस तरह की टायरेनिकल या जैसे वन साइडेड एक आपका डिसीजन मेकिंग जैसे चाइना कर सकता है कि नहीं हम अपना देखेंगे, बाकी जिस देश का देखना है देखें, वी विल सी इन आवर ओन एंड वी विल डील विद इट। तो ऐसे तो हम हैं नहीं, तो एक तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं अभी भी। आपको क्या लगता है ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी है वो कितनी सस्टेनेबल है? मसलन कि मेरे पास वॉशिंगटन पोस्ट का एक उस समय का आर्टिकल है जो लिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को लगता है कि ये दोनों देश अपनी रेड लाइंस जानते हैं। मसलन कि इतना टकराव परमिसिबल है और इससे इतने में दोनों में से कोई भी देश परमाणु हथियार के उपयोग के बारे में नहीं सोचेगा। ख़ासकर पाकिस्तान जो सोचता है कि स्कीइंग के हेलमेट को पहनकर अब ज़्यादा रिस्की तरीके से स्कीइंग की जा सकती है। वैसे ही न्यूक्लियर आर्म्स को जेब में रखकर और भारत को उसका डर दिखाकर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन कभी ये एक दूसरे की रेड लाइंस जानना कहीं किसी प्रकार का भ्रम ना हो। आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं इस बात को यहीं से शुरू करता हूँ। नूर खान एयरबेस, किराना हिल्स, जब ये नाम हाईलाइट हुए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड ये नाम आया, न्यूक्लियर कमांड नूर खान एयरबेस सबसे प्रोटेक्टेड, सबसे वेल आपके इंस्टॉल्ड एयरबेसिस पे जब इस तरह के ब्रह्मोस मिसाइल ने आके स्ट्राइक किया, प्रेसिशन स्ट्राइक था ऑब्वियसली, और वो मैसेज भेजना ही था, वहाँ पे पाकिस्तान में जो खलबली मची, और उसके बाद ही एक्चुअली सीज फायर वहीं से हुआ। इसमें एक एनालिस्ट का ये मानना था, और ये बहुत पहले ही मानता था मैं, उसका कहना था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल शायद उसके पास अब ना रहे। और पहले से ही मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के भरोसे या पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के मिलिट्री के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसकी वजह है, उसकी वजह हम सब जानते हैं, पाकिस्तान का महान इतिहास। उस महान इतिहास में सबसे बड़ा किरदार ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से 1 या 1.5 किलोमीटर के पास एक आलीशान महल में मज़े से रहना,
और फिर वहीं अमेरिका का आके उसको मारना और उठा के ले जाना, और वो भी गुप्त अभियान में, आईएसआई जैसी एजेंसी को भी ना बताना, जबकि आईएसआई के साथ मिलके सीआईए पूरा मिशन चला रही थी। ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती। तो ऐसे में कैसे न्यूक्लियर वेपन्स का आप कमांड दे सकते हैं, और खासकर ऐसे देश को। और ये मेरे नॉवल में यही चीज़ मेन चीज़ है कि ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसे इनके इंटेलिजेंट जो कोवर्ट ऑपरेटिव्स के हाथ में पड़ गया और इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर मटेरियल अगर आप देखेंगे, इसकी स्मगलिंग का इतिहास, इसका गलत हाथों में पड़ने का इतिहास कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होके जाता है। कोल्ड वॉर के समय में पाकिस्तान की इन हरकतों पे अमेरिका ने भी बहुत पर्दा डाला। रशिया के ब्रेकडाउन के बाद, और नॉर्थ कोरिया को, चाइना ने भी बहुत सपोर्ट किया। चाइना ने एकदम डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, या हम लोग उस रेस में थे कहीं आगे, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। बट एक टाइम में अमेरिका ने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्रीडर रिएक्टर्स जो होते हैं, या जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, तो अमेरिका को जानते हुए उसने जो टेक्नोलॉजीज एक ब्रीडर रिएक्टर के लिए मटेरियल, फिजाइल मटेरियल बनाने के लिए होती है, यूरेनियम एनरिच करने की, वो दी। और ना चाहते हुए भी बहुत सारी अनदेखियाँ जो पाकिस्तान कर रहा था, अब्दुल कादिर खान जैसे साइंटिस्ट कर रहे थे, जब काहूटा में सब एनरिचमेंट फैसिलिटी बन रही थी। पाकिस्तान का एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट तो 1998 में हुआ है, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उससे पहले तो उसने भी नहीं किया था, वो रिटेलिएटरी टेस्ट था। हमने तो 1974 में ही कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आपकी मुहिम चलाई थी। और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना और उसके पास इतने हथियार रहना, ये सब अमेरिका के अंडर में हुआ है। तो इसको मानना मैं बहुत पहले से मानता था कि इसका एक्चुअल कमांड या इसके एक्चुअल कंट्रोल्स कभी भी पाकिस्तान के पास होल सोल हो नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना ही बोले। बोलने और डायलॉग डिलीवरी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आज की डेट में तो ऐसी है कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस, यानी कि जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस पेडलर्स हैं, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर जो हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, विंग्स, एनजीओज़, जनहित के काम जो भी हैं, वट एवर दे आर डूइंग, एंड दे आर सो मच इन्वॉल्व इन। तो ऐसे कंट्री के हाथ में न्यूक्लियर कंट्रोल्स देना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, ये अमेरिका जानता है। दूसरी बात ये है कि चलिए कंट्रोल है भी, तो भी पाकिस्तान कभी उसे फर्स्ट यूज़ में ला नहीं सकता। इसके गीदड़ भपकी तो इसके मिनिस्टर्स दे सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री खुद यूज़ नहीं करने देगी, क्योंकि उसे पता है कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा न्यूक्लियर मिसाइल का, ऑब्वियसली आप किसी बड़े शहर पे अटैक करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो जो रिटेलिएशन है वो उसको आप, इंडिया के तो पास तो ट्राई सर्विसेज कमांड है, हमारे पास तीनों कैपेबिलिटीज़ हैं, और पाकिस्तान के हम तो बीजिंग और उससे आगे तक की रेंज के अग्नि 5 वॉरहेड को, जिसमें मल्टीपल MIRV टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब एक ही मिसाइल पे मल्टीपल टारगेट्स या मल्टीपल सिटीज़ को, मल्टीपल वॉरहेड्स को हम एक साथ लॉन्च करके वी कैन गो फॉर इट। सो पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को तो पाकिस्तान कभी आगे नहीं देगा, क्योंकि वो, हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे बाद में। दूसरा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्शन विद रेडियो एक्टिव सिग्नेचर्स, लेकिन एक तरीका होता है इसका मेंशन और इसका यूज़। अगेन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस नॉवल में हम देखते हैं कि रॉ और इंडियन जो सैटेलाइट्स हैं वो किस तरह से अपने मेन मिशन पे पहुंचते हैं। ये आज भी चल रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल की मॉनिटरिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हवाई बात, बट अगर बहुत एनरिच मटेरियल कहीं होगा और उसके वीक सिग्नेचर्स भी मिलते हैं, खासकर यूरेनियम के, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम मटेरियल के आवाजाही और उसको इंस्टॉलेशंस में क्या उससे हो रहा है वो देखा जा सकता है। प्लस जो मोबाइल उस पर प्लेटफॉर्म्स पर उसे रखा जाता है या परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया जाता है, ऐसे मामले में देखा जाए तो आप ये समझिए कि न्यूक्लियर रेड लाइंस पे आके पाकिस्तान कभी वॉर इनिशिएट नहीं करेगा। हाँ, अगर उसने ये सोच लिया है कि हम अपनी तबाही मचाएंगे, वी आर गोइंग टू गेट आवरसेल्व्स डूम्ड विद द होल पब्लिक, तो वो कर देगा। अदरवाइज इट वोंट। अदरवाइज वो यही उम्मीद करेगा कि हम धमकी देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाए या मेनली अमेरिका आ जाए सामने आके, और वो उस चीज़ को डील कर ले कि हाँ ठीक है, रुको, तुम्हें हम करने भी नहीं देंगे और तुम्हें इससे बाहर भी निकालते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। दूसरा ये आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट कंट्रीज या टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने का इस डेटरेंस के बल पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन
ना लेने का, डायरेक्ट एक्शन ना लेने का कारण है। खैर इस मिथ को तो हमने तोड़ दिया है, क्योंकि अभी ये जो वेस्टर्न फ्रंट पे सीज़ फायर है और ये नियरली हमने जो टारगेट्स या टारगेटेड जो इनके टेररिस्ट जो कैंप्स थे, मस्जिद में जो भी ट्रेनिंग चल रही थी, पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बना रखी थी इन्होंने एक्चुअल रनिंग, उस पर टारगेट करके और इस चीज़ को यहाँ तक ले जाके कि भाई हम आपको यहाँ तक दिखा सकते हैं कि भाई आपके 11 मेन एयर बेसिस और न्यूक्लियर कमांड्स के आसपास वी कैन हिट विद प्रेसिशन। ऐसे तबाही वाला मोड नहीं कि बिल्कुल आपने इधर उधर उधर बॉम्ब गिरा दिया और सिविलियन एरिया में हिट हो रहे हैं, बिल्कुल प्रेसिशन की तरह से। और एक ये भी मैसेज है कि हमें पता है कि आपके वॉर हेड्स या आपके कमांड्स का एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इतनी इंटेलिजेंस, जैसे इंटेलिजेंस फॉर्म में मैं कहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि भाई आपके वॉर हेड्स, आपका मटेरियल, जो सबसे कंसील्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं टाइम टू टाइम, और जो सबसे बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ अभी एग्जिस्टिंग समय में क्या चल रहा है, वो मैसेज भी हमने डायरेक्ट भेज दिया था। और ये बड़ा इनडायरेक्ट एक इंटेलिजेंस का लेवल का मैसेज होता है, जिसके बाद एक्शन हमने देख ली। तो रेड लाइन क्रॉस करने का भ्रम तो है नहीं, बट कोई भरोसा नहीं है आगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, और होगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे समय पे आके कोई भी कंट्री जो है वो खाली हाथ बैठती नहीं है। और खासकर ऐसे में जब कोई पीस डॉक्टर्ड हुआ ना हो, सीज फायर इन इफेक्ट है और दोनों दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा हो सकता है, बट ऐसे रेडीली कोई तो क्लाइंब अप करेगा नहीं। और अगर एक्चुअल जंग छिड़ी हुई तो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ में हम शायद एक बार को इंडिपेंडेंट है और हम पे पूरी दुनिया भरोसा करती है कि इंडिया तो बिल्कुल एक प्रॉपर रेगुलर तरीके से ही, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आपकी फंक्शन करती है वैसे ही काम करेगी। पाकिस्तान का सबको भरोसा है कि दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। हालिया कॉन्टेक्स्ट के समय ये देखा गया कि एक ऐसा बड़ा वर्ग था जिसने युद्ध को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय से मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी ने भी कहीं ना कहीं इस वर्ग को गढ़ने में बहुत मदद की है। उन्होंने युद्ध को इतना ग्लैमराइज कर दिया कि इस वर्ग को ऐसा लगने लगा कि विभाजन के पाप धोने का 1971 के बाद बस एक और अवसर सा मिल गया है। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश के नागरिकों में ज़्यादातर पीढ़ियों ने किसी युद्ध को कभी देखा नहीं। छोटी मोटी बैटल्स की बात अलग है, लेकिन हमने कभी फुल फ्लेज वॉर नहीं देखे। दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने भी सीज़ फायर को एक कायरता, एक कमज़ोरी की तरह नरेट करना शुरू कर दिया। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए वॉर तो ऐसा है, ऑब्वियसली हमने कहानियों में भी पढ़ा है, और एज बीइंग अ नेशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, और 1971 जीतना, 62 की हार हमारे लिए हार है। ऑब्वियसली उस समय लोग जो सोचते थे हमें बताते हैं, एज अ नेशन वी विल ऑलवेज फील, पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान के लिए फील करता है। लेकिन अभी जो रोमांटिसाइजेशन की जो कॉमेडी मुझे देखने को मिली, आपने और देखी कि हम कराची पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद हमारे अंडर में आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, वो इधर से वो उधर से, उनकी मीडिया इनकी मीडिया, मतलब इट वाज लिटरली लाइक अ जोक, जैसे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जोक चल रहा है। और जोक्स का जो है पुलिंदा सिर्फ हमारे देशों तक नहीं रह गया, जोक्स का पुलिंदा आगे भी बढ़ के देखा। और अभी हमने जो देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से ही इज एक्टिंग लाइक, एक साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं मेगेलोमेनियक, एक वर्ड कहता हूँ मैं इसे, कि एक ऐसा आदमी जो अपनी सत्ता और अपनी अहंकार, या जो उसके पास कैपेसिटीज है उसके अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और मेरे करने में हस्तक्षेप तो छोड़ो, मेरी सोच और मेरे करने के बाद जो भी मैं करूँगा उसमें कोई क्या ही सवाल पूछेगा। और ऐसे मेगेलोमेनियक्स का जो हश्र होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो बड़े बड़े कॉन्करर्स का हुआ है एट द टाइम ऑफ देयर डाउनफॉल। तो उस मेगेलोमेनिया का तो खैर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग तरह से सहेगा, बट उसी पैटर्न पे मैं देख रहा हूँ। और ये ट्विटर फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टरशिप और मिनिस्ट्रीज और आपके डॉक्ट्रिन्स जो हैं देश के, वो ऐसे इमेच्योर तरीके से रन हो रहे हैं। रोमांटिसाइजेशन ऐसे में मैं ये मानता हूँ, ऐसा रोमांटिसाइजेशन इज़ वेरी बैड जिसमें आप दूसरे कंट्री के शहीद को या उनके नंबर्स को या उनके मारे जाने की खिल्ली उड़ाएं। खिल्ली उड़ाना किसी भी दूसरे दुश्मन मुल्क का, आर्मीज़ खिल्ली नहीं उड़ाती। कारगिल के वॉर में जिस तरह से हमने डेड बॉडीज़ को हमारी फौज ने दफनाया था, हैंड ओवर करते समय पाकिस्तानी झंडे में लपेटा था, सैल्यूट मारा था, सीनियर ऑफिसर है पाकिस्तान का तो उसको एक जूनियर ऑफिसर वैसी। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, हम अगर फ़ौज के ही सही में बहुत सपोर्ट में, तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए। आप फौजियों को लाइक करते हो, फौजी तो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है कि सामने वाले फौजी के साथ या आर्मीज़ के साथ ही लड़ाई है, तो ड्यूरिंग वॉर वी आर एट वॉर, वी आर गोइंग टू फाइट टिल द लास्ट बुलेट और टिल द
एकदम लिमिट है उस समय, बट ड्यूरिंग सीज फायर या पीस वी आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एंड प्रोफेशनली हम ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ भूल के हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पर उतर आते हैं कि वो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में चले जाइए, किसी उस पर कम्युनली हम इतने मोटिवेटेड हो गए और हमारा यूथ जो है मिस इन्फॉर्मेशन में इतना वो है कि वो डायरेक्ट नेम कॉलिंग और किस किस लेवल तक गाली गलोच और क्या क्या लिख देते हैं और उसी बहस में पूरे दिन लगे भी रहते हैं। आप इंस्टाग्राम एटसेट्रा पे देखें कैसे इस तरह से आपके वो रोमांटिसाइजेशन तो नहीं कहूँगा, बट इट इज़ ऑब्सेशन और विद समथिंग विच इज़ गोइंग टू गेट यू नो वेयर। और वॉर को रोमांटिसाइज करके अगर ये दिखाना है, मैं तो इस चीज़ को भी गलत मानता हूँ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, हम पीओके ला के रहेंगे। और अगर आपके नेशनल जो आपका एक डॉक्ट्रिन है या आपके इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग अब पीओके लाने और लाने की कस्में दिलाने लग जाएं और मैं ला के रहूँगा, तो ऐसी चीज़ें बोलने से और ख़ासकर पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं या उसको पुश करके उसमें से कुछ ना कुछ डिविडेंड लेने का एक ट्रेंड जो देखा है मैंने, ठीक है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में डिविडेंड लिया था, सब लेते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इसका लें और कुछ गलत नहीं है, बट ऐसे अफसानों में जीना और ऐसी अननेसेसरी बातें करना जबकि वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और पीओके लाने में जो हमें जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामना करना पड़ेगा और ऑन ग्राउंड बेसिकली विल बी अगेंस्ट चाइना ऑल्सो। चाइना का सीपीईसी डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में है और वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल कोर एरिया में स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ तीनों कंट्रीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पे आपको अलॉन्ग द मैकमेहन लाइन यानी नॉर्दर्न फ्रंट भी आपका खुल जाएगा। क्या आप कर सकते हैं? ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं जनता तक पहुँचती? जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे न्यूज़ या ऐसे फैक्ट्स पे क्यों नहीं ज़्यादा चर्चा होती है? हमारे जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, इवन इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ संसद तक ही क्यों सीमित रखते हैं? क्यों नहीं डायलॉग में आते? मन की बात हो रही है तो ये मन की बात पे डायलॉग ऐसे भी होना चाहिए, या 1-to-1 डायलॉग में बच्चों से आपको बल्कि ये सवाल करना चाहिए। आप बच्चों के साथ बात करते हैं, एग्जाम्स की बात करते हैं, जो भी वो तो चलता रहेगा, बट ये भी तो इश्यूज़ हैं। कल को इसी बच्चे ने देश की सेवा करनी है, इंडिया में साइंटिस्ट बनना है, फौज में ज्वाइन करना है, वॉट एवर, ये चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सर्विंग, डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री या डूइंग एनी प्रोफेशन, उसका एक मकसद होता है बीइंग एन इंडियन या बीइंग अ नेशनलिस्ट। तो रोमांटिसाइजेशन से तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं। हमें तो ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। हाँ, यह ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं और इनएविटेबिलिटी है, उसमें हमें सोचना चाहिए कि भाई हम आगे हावी कैसे हो सकते हैं। हमें तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का जो आगे कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो एक बड़े लार्ज स्केल वॉर, एटलीस्ट 10 to 2 वीक्स का जो कैंपेन होगा प्रॉपर वॉरफेयर का, जिसमें एयरफोर्स के इंगेजमेंट्स के साथ साथ नेवी और आर्मी के कमांड्स भी इन्वॉल्व होंगे, जो हो सकते हैं। बल्कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में तो वी कैन कैरी ऑन विद स्मार्ट बॉम्ब अटैक एंड विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, बट जो एक लिमिट के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ही कैन गिव यू वेरी गुड सिनेरियोज ऑल्सो। चैट जीपीटी और इन सब चीज़ों का प्रयोग करके मतलब ऐसी चीज़ों पे बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए और अपनी इनोवेशन लगानी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी इसमें, कि लोग सोचें कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन से इंटरेस्टिंग बात ये निकलती है कि रोमांटिसाइजेशन करना भी है तो फैक्ट्स का करिए। आप ऐसे पेडेस्टल पे खड़े हो कि कल को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप एज अ आम जनता, आपकी फ़ौज कितनी खुश होगी है जान के कि आम जनता को पता है कि तैयारी किस चीज़ की है और हम कहाँ पे हैं। तो दे आर वेल अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, और अननेसेसरी किसी भी डॉगमा या किसी भी प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होंगे। और आगे जाके वी ऑल नो अमंग दिस यूथ, या जिनको हम लोग डील कर रहे हैं, इसी में से ही सारे मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम जनता फ्रंट्स पे जाएंगी, फौज में जाएंगी। तो इन्फॉर्म्ड जनता का जाना एज सोल्जर्स, एज ऑफिसर्स, एज कमांडर्स इन वॉर, एज डिप्लोमैट्स इज मच बेटर, एंड ऑल्सो बीइंग क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। मेरा तो ये मानना है कि रोमांटिसाइजेशन हुआ है, पर ये हमारे लिए सीख भी हो सकती है आगे चीज़ें सही करने की। और हम में से अभी तक किसी ने युद्ध देखा नहीं है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली हमने लाइफ टाइम में देखी नहीं है। अब हमारी इस जनरेशन ने ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट देखा है, जो मेनली टेक्निकल वॉरफेयर का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर उसे रोमांटिसाइज करना ही है तो ये देखें कि स्कैल्प, मीटियोर और हैमर जैसे बॉम्ब्स इतनी दूर दूर से विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर इतनी परफेक्ट स्ट्राइक कर रहे थे और एआई बेस्ड वॉरफेयर चल रही थी। क्या था ऐसा?
एआई बेस्ड वॉरफेयर क्या होती है। अभी तो एआई सिर्फ हम देख रहे हैं, एआई बेस्ड सैटेलाइट वॉरफेयर और इमेजरी से कैसे एक दूसरे की एयरफोर्स इंगेज कर रहे थे, और इसमें इंट्यूशन का एलिमेंट भी आ गया कि भाई एक मिसाइल को गाइड करके कैसे दूसरे के एयरक्राफ्ट या एयर वॉर को कैसे हम पलट सकते हैं, कैसे उसे टारगेट कर सकते हैं। इतने सारे फॉग ऑफ वॉर में, फॉग ऑफ वॉर मतलब जो जंग चल रही है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, उस फॉग को भी डिप्लीट करते हुए उसमें से टेबल्स टर्न कैसे करा जा सके, इस चीज़ पे करी जा सकती है चर्चा। और ये तो हमारे लिए युद्ध का एक नया स्वरूप। विक्रमादित्य सिंह जी, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया कि इस किताब में एक भी कोई महिला किरदार नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये बल्कि ये मेरा पहला उपन्यास तो नहीं है। इससे पहले मैंने एक उपन्यास लिखा था, वो थोड़ा हमारा हिस्टोरिकल फिक्शन है। उसमें भी लेडी कैरेक्टर तो हैं, बट मुझसे लोगों ने कहा था कि यार जब तक आप किसी लेडी कैरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं दिखाएंगे और एक रोमांटिक पक्ष नहीं दिखाएंगे, लोग आमतौर पर इंटरेस्ट रखते नहीं। अब देखिए, मेरी नॉवल में मेनली कौन इन्वॉल्व है? रिसर्च एनालिसिस विंग है, बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट, एक लास्ट मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत को बचाना है किसी तरह से, एंड दे आर डीलिंग विद थिंग्स। सामने आईएसआई है, सामने पाकिस्तान का आपका जो है पूरा नेशनल स्ट्रक्चर है, हमारा नेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अब देखिए, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स आमतौर पे होती नहीं, ये एक फैक्ट है। अब मैं हनी ट्रैप्स को अननेसेसरली मैं इंक्लूड करता है, ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा खुफिया मिशन चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है। यहाँ तो लिटरली न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर बॉम्ब से स्टार्ट हो रहा है। पहली चीज़ ही ये है कि बिल्कुल हम युद्ध में घुस चुके हैं, एंड ऑनगोइंग वॉर में भी हमें मेन जो कॉन्स्पिरेसी है उसको निकाल के कैसे रिजॉल्व करना है। इस पूरे एक्शन मोड में जो ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल सच्चाई है कि आईएसआई और रिसर्च एनालिसिस विंग, इनके मेन कैडर्स में विमेन जो होती हैं वो मेनली फील्ड में काम नहीं करती हैं। फील्ड में मतलब दे आर इन देयर जॉब्स, बट क्योंकि फील्ड वर्क के लिए एक टैलेंट और एक वो आपका उसके बेसिस पे एक इच्छा भी होती है, क्योंकि एज फील्ड एजेंट यू आर ऑन योर ओन। बहुत सारा काम आपके हाथ में होता है, आप खुद की इच्छा से करते हैं। फीमेल एजेंट्स हुई हैं पास्ट में, हमने फिल्म्स भी देखी हैं। कॉलिंग सहमत पर आपकी राजी फिल्म बनी थी, ऊपर से हमारे बहुत सारे फीमेल एजेंट्स हैं, उनको भी बना के भेजा गया जब ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या इसकी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के घर में रिश्ता हो रहा है। बट ऐसे फ्री एंड या फ्री रेडिकल फ्री एजेंट्स जैसे रविंद्र कौशिक थे, ब्लैक टाइगर, इस टाइप के एजेंट्स तो ज़्यादातर मेल ही चुने जाते हैं, क्योंकि वो टरेन और भाषा और उस तरह से, और ऐसा नहीं है कि सारे चुने भी जाते हैं, सब लोग कर भी नहीं पाते। बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस है, और वो अपनी फील्ड में रहते हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहते हुए और पाकिस्तान में रहे थे, तो परमानेंटली पाकिस्तान के फील्ड एजेंट तो अभी भी नहीं है, आए रहे गए, तो ये सब तो चलता रहता है, वहाँ के यहाँ के वहाँ। तो ये सब मतलब इंटेलिजेंस की दुनिया में मेनली इट इज़ मेल डोमिनेटेड, एक नेचुरली मेल प्रोफाइल काम करने का, क्योंकि जो इसमें चीज़ें होती हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, इट इज़ इन प्रैक्टिकली इट इज़ मेल डोमिनेटेड। तो इसमें कोई फीमेल किरदार नहीं दिखाई गई है, बल्कि अब आपने इस चीज़ को दिखाया तो हो सकता है आगे जो सीक्वल में लिखूंगा इसकी, उसमें कोई फीमेल कैरेक्टर दिखाई है, क्योंकि आगे ऑब्वियसली हमारे पास अब वॉर तो नहीं है, बट कुछ नई एक सिनारियो हो सकती। फीमेल्स को मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि कोई रोल नहीं होता है, ऑब्वियसली रोल होता है, बट एक कॉम्बैट रोल, जैसे कॉम्बैट रोल क्या होता है, जिस कॉम्बैट ही हो रहा है, कॉम्बैट के सिचुएशन में आप हैं, तो जनरली लेडीज़ का होना यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता है कि भैया एक फौजी है, उसकी बीवी है, या इमोशंस एक्सेट्रा। बट मेनली इस नावल में इमोशंस से ज़्यादा एक्शन चल रहा है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉरफेयर को करने का एक काम कर दिया गया है। जंग छिड़ी हुई है, एक्चुअल जंग कन्वेंशनल वॉर तो चली रही है, इन सब के बीच में डिप्लोमेसी चल रही है, और ये भी कोशिश है कि इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरफेयर फुल ऑन ना शुरू हो जाए, विच लीड्स टू अ लार्ज स्केल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस सब में तो क्योंकि मेल ऑफिसर्स मेनली प्रैक्टिकली वैसा है, इसलिए है, अदरवाइज मेरा वैसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं फीमेल कैरेक्टर को ना लाऊं। इट इज़ ऑल बट नेचुरल। ये फीमेल्स जो हैं उनके रोल्स वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी में एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है मतलब पाई गई इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना, पूरा वो करना। सीनियर एनालिस्ट भी होती हैं आपकी रॉ की, जैसे फॉरेन सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं वो ज़्यादातर रॉ में ही काम करते हैं,
अब मैं आपको एक वैसी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो मेनली आपके स्टाफ होंगे, दे आर ऑल रॉ। समवेयर और दी अदर वो या तो डेपुटेशन में काम करते हैं या फिर वो होते हैं, कुछ लोग परमानेंटली होते हैं। परमानेंट फीमेल एजेंट्स की ज़्यादातर इतिहास हमें जर्मनी में दिखाई देता है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में थी। तो हनी ट्रैप्स में भी कोई परमानेंट एजेंट नहीं होती, वो भी हैंडलर्स होते हैं। हैंडलर मतलब किसी लेडी को एक काम करने को दे दिया गया, उसने कर दिया एंड शी गोज अवे, शी डजंट रिमेन देयर फॉर एवर, उसका काम हो गया, इट इज़ प्योरली ऑन यू नो व्हाट बेसिस, ऑन द नीड बेसिस। बट जो जैसे रशियन एजेंट्स होती हैं या आपके चाइनीज़ या एजेंट्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं फील्ड एजेंट्स हैं, बट दे ऑल्सो डोंट वांट टू रिवील फीमेल एजेंट्स लाइक दिस, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं फिर बहुत हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसीज होती हैं और पॉलिटिकल डोमेन में एंटर कर जाती हैं, तो दोनों की तरफ के भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है दोनों को दबा देती हैं। इंडिया पाकिस्तान के इस बुक में महिला किरदार का ना होना इज़ मेनली ड्यू टू दिस। प्रैक्टिकली इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड होल थिंग। रॉ एंड आईएसआई में जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, जो भी है, एनी कमांडो ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इट इज़ मेल डोमिनेटेड। फीमेल्स का ऐसे कोई बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा कुछ है नहीं, दैट्स द रीज़न, नथिंग एल्स। अंत में ये कि एक उभरते लेखक के तौर पर खास करके इस किताब के संदर्भ में आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? अब एज अ राइटर मैं क्या चाहूँगा, एज अ राइटर ऑब्वियसली आमतौर पे जनता को लगता है भाई राइटर ने कुछ लिखा है तो वो चाहेगा उसके रीडर्स हों और बेस्ट सेलर नॉवल बने, सब हैं, वो सारे ख्वाब हैं, और मैं इसकी पोटेंशियल जानता हूँ जो मैंने लिखा है। आपने पढ़ा है, आप इस पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने सारे सवाल हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे लिए जीत ही है, ऐसा आप इतने बढ़िया रीडर जिन्होंने एक ही रात में पूरे 366 पन्ने जो थे इसके पढ़ लिए। ऑब्वियसली अभी डिजिटल फॉर्मेट में ही अवेलेबल है, अभी हार्ड कॉपी इसकी रिलीज़ नहीं हुई, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि ये नॉवल बड़े ही इंटरेस्टिंग इशू पे रिलेटेड है, कोई छोटा मोटा नहीं। लिखने को मैं एक रोमांटिक नॉवल भी लिख सकता था जो सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है, बड़े अपीलिंग भी होता है, जेन्युइन है, ये है वो है। मैंने स्पाई वर्स को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वाकई में मेरा ये मानना है इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं। हमें बहुत कम लोगों को पता है कि राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, डिसीजन मेकिंग है, इन सब में रॉ के चीफ्स, रॉ की रिपोर्ट्स जब तक नहीं आती हैं, बिहाइंड द सीन डिसीजन शुरू भी नहीं किए जाते। हमने बहुत बड़ा उदाहरण रॉ के इन्वॉल्वमेंट का देखा कनाडा के साथ रिलेशनशिप्स में। कनाडा का यही कहना था कि इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है इट इज़ एग्जीक्यूटिंग नेशनल्स, जो हमारे खालिस्तान के जो ये ऑपरेटिव्स थे उनको एग्जीक्यूट कर रहा था, धीरे धीरे उस नेटवर्क को ब्लास्ट कर रहा था। ब्लास्ट मतलब तबाह करना चाहता है। और इंडिया की फिर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखिए कि वो एक चीज़ उसने वहाँ के प्रेसिडेंट ने उठाई तो उसको वैसे टैकल किया। इसके अलावा किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप टाइम में होने चाहिए, ये बिना इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंफॉर्मेशन के नहीं आती। इसको दिखाने का बहुत बढ़िया तरीका ये है कि एज अ नॉवल, एज अ फिक्शन, आई चोज न्यूक्लियर वॉर। और एक न्यूक्लियर वॉर में जहाँ पे सही में एक चैप्टर क्या दूसरे तीसरे तक तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि यहाँ से हिंदुस्तान की मिसाइलें गई, पाकिस्तान के मेन शहरों पे अटैक हुई, हमने स्वाहा कर दिया, जैसे एक जज्बाती रूप से कह सकते हैं। और फिर इंडिया को सबने कहा हाँ ठीक है आपने सही किया, आपने न्यूक्लियर वॉर अब यहाँ रोक देते हैं, अब आप सीज फायर कर दो, पाकिस्तान तबाह है, अब हम उसको एक इतने बड़ी कंट्री को हम वहाँ पे यूएन जो है वो आपका एक तरह से उसको संभाल लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कहने को हो सकता था। लेकिन उसको मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू और ऑन गोइंग गवर्नमेंट इतने बड़े क्राइसिस को देख रही है, सरकार बिल्कुल अपने नर्सरी स्टेज से फिर शुरू हो रही है, पूरी लीडरशिप आ रही है इंडिया की, साइड बाय साइड पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो भी जूझ रही हैं, अपनी एजेंसी से सबसे ज़्यादा जूझ रही हैं, जो आप देखेंगे। इस सब के थ्रू मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविकताएं हमारे सामने हों, प्लस कहीं ना कहीं हैरतअंगेज घटनाएं हो रही हैं और रियल टाइम घटनाएं हैं और चीज़ें बहुत ही फास्टली मूव कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर है, सिचुएशन ही पूरी वॉर की है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब छूटा है, बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे टैक्टिकल हैं जिनको पहले तो डिस्ट्रॉय करना है पकड़ के। इस बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मैं शायद बताऊंगा अभी तो सारा नॉवल पढ़ने का मज़ा ही चला जाएगा, पढ़ने वाला उसे पढ़ेगा। मेरी महत्वाकांक्षा तो बहुत ही साधारण सी है कि लोग इसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, रीडर्स जो हैं पढ़ें और मुझसे सवाल करें। मुझे
पकड़ के ऐसे कहें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे एक एक आदमी पूछे और ये मैं जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने इसको उपन्यास को ओपन एंडेड रखा है, आवश्यकता पड़ी नहीं कि मैं इसको पूरा दूसरे भाग तीसरे भाग तक मैं इसको कहानी छोड़ूं या लिख दूं नीचे कि हाँ मैं लिखूँ। आवश्यकता पड़ी तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर मेरे जो पाठकगण चाहेंगे या मेरे रीडर्स इफ दे वांट, आई वुड गो फॉर द सेकंड पार्ट आल्सो, बट आई वांट देम टू एंजॉय रीडिंग बिकॉज क्रिएटिव रीडिंग इज इन इटसेल्फ अ वेरी गुड थेरेपी। थेरेपी मतलब बीमारी सही करना नहीं, थेरेपी मतलब एक आदमी एंजॉय करता है साहित्य को। ऐसे साहित्य में कंटेंट ज़्यादा हो, इमोशनैलिटी सिर्फ हवा हवाई ना हो, क्योंकि हवा हवाई इमोशनैलिटी फैंटेसी में इमेजिनेशन होता है, रोमांस हो गया या बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों पे आपने फिक्शन लिख दिया या बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल बातें कर ली, ठीक है सब अपनी जगह, उसके अपनी ऑडियंस से सुनने में लगता है, बट रियल टाइम चीज़ों पे फिक्शन पे लिखना आपको वास्तविकता से भी अवगत कराता है। दूसरा, यू गेट टू नो थिंग्स, एक्चुअल में इमोशंस कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होती हैं। और इस नावल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आपके सवालों में आती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ सरफेसिंग विद रिगार्ड्स टू इंडिया ऑन अ वेरी हाई लेवल। तो मैं चाहता हूँ लोग इसे पढ़ें भी, इंजॉय भी करें, इससे सबक सीख जो लेना चाहें लें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि भाई कुछ एक्सपोज हो रहा है या किसी कंट्री के खिलाफ कुछ जा रहा है। एवरीथिंग इज प्लेन एंड क्रिस्टल क्लियर। कोई पाकिस्तान का भी रीडर होगा वो भी पढ़ के इसको डिनाई तो नहीं करेगा। हाँ ऑब्वियसली फील बैड फैक्टर जरूर होगा कि भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, बट वो है पॉसिबिलिटी, दे नो इट, दे कैन डू इट। बट वो अपने पाकिस्तान की रेजीम को जब इसमें देखेगा कि कैसे वो डील कर रहे हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर किस तरह से अपने में ही उसमें लड़ रहा है चीज़ों को संभालने के चक्कर में, चाइना किस तरह से उनके साथ भी नहीं आ रहा, चाइना प्रॉपर ऐसा भी नहीं हो रहा कि चाइना पाकिस्तान मिलके इंडिया के खिलाफ आ रहा है। वन ऑफ द थिंग्स हैपनिंग, प्रैक्टिकली चीज़ें पता चलती हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस होती है। कुल मिला के मेरा मानना है कि लोग कम से कम, अगर सही में मेरा डीप मैसेज है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि उन्हें पता चल जाए कि जो हम इंडिया पाकिस्तान में अफसाने दोनों तरफ के चलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा वन टाइम, इसकी रियलिटी ये है कि ये कर देंगे कि सिचुएशन आए ही ना। और यदि आपको सही में चीज़ें रिजॉल्व करनी है, मैं टेबल टॉक्स की बात ही नहीं कर रहा, आप ये समझिए कि टेबल टॉक के बियॉन्ड आप चले गए। और जैसे अभी हम जा रखे हैं, टेबल टॉक ना भी हो जो भी हो, अगर वॉर हुआ और कॉन्ट्रैक्टेड ना हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब हो, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई, एक लेवल पे ऐसे आके हो गया कि हम बेसिकली आपके सामने जो टायरेनिकल मिलिट्री पॉलिसी है उसको आगे नहीं बढ़ना दे रहे, तो आप उसको दबाएं अंदर ही अंदर। पॉलिटिकल लीडरशिप कर सकती है, एट द एंड वेलफेयर देखेगी, लोगों में अवेयरनेस होती है, लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। पढ़ें इसको जितना पढ़ सकें। मैं तो चाहूँगा बहुत ही सुपर हिट हो, अगर मैं आम भाषा में बात करूँ, इतनी सुपर हिट हो जाए कि भाई इस पर फिल्म बन जाए, मूवी बन जाए, टीवी सीरीज़ बन जाए जैसे बनती रही हैं। मेरा तो आशय भी वही है, बने और ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें और देखने को मिले। तो मैं तो बहुत ही इससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ। जैसे आपने पढ़ा है और हम मिलके इसे पॉडकास्ट को कर रहे हैं, इसे और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा हम दोनों क्या और भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में हज़ारों लोग लाइव में बैठे हों और हम डिस्कशन कर रहे हो, एक एक सवाल ले रहे हों। बिल्कुल, मैं तो बहुत, आई एम वेरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आई हैव विद दिस परफॉर्मेंस, एंड इन कमिंग टाइम आई वांट टू सी इट एज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, and not just peddling fiction writing but peddling effective fiction writing जिसे मैं कहता हूँ, रियल टाइम। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ ये फिक्शन लिखी है, इससे पहले मेरी एक उपन्यास है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, द सीक्रेट ऑफ बिहोल्ड, उसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल फिक्शन इन्वॉल्व है, तो वो भी आपके अमेज़न पे अवेलेबल है। इसको पढ़ने के बाद लोगों को ये भी पता चलेगा, तो मेरे लिए वो जेन्युइन भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट थ्रू दिस रियलिज्म और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर का होना और ये सिचुएशन का ऐसा होना, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इस नावल की रिलीज़ होके इसका सामने आने का। एंड आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन जब लोग इसकी चर्चा करेंगे और इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे और अवेयर स्टेट में आके चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। नेशनल अफेयर्स में तो इंटरेस्ट लेंगे आप अपनी कंट्री के, इसको पढ़ने के बाद ये है वट एवर इज हैपनिंग, जो भी हुआ। एक फैंटेसी लैंड में मैंने जो क्रिएट करके रखा है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, वो चीज़ें जो भी हैं, सो आई एम हाईली, मतलब उभरते लेखक के तौर पे, बिल्कुल उभरते क्या, स्टार्टिंग लेखक के तौर पे मुझे तो रीडर्स चाहिए, मुझे तो अपने पाठकगण चाहिए
और मैं उन्हें एंटरटेन करता रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हूँ बहुत बढ़िया। तो आई वुड बी डिलाइटेड। मैं तो बहुत महत्वाकांक्षी से लिखा। कहानी वहीं की वहीं हो अभी, तो जाहिर है उस कहानी को अभी और कहना है। आप झाड़ बुहार कर कहानी को किनारे नहीं लगा सकते। रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है, और उस कहानी की रफ्तार को अपनी रफ्तार बनाना पड़ता है। मैं सौरभ आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी एक नई किताब के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्ते।